तो हेलो यारो, ये हमारा थर्ड लेक्चर है और हम लोग इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड एग्ज़ाम्स एज वेल एज IIT एंड नेस्ट। ठीक है, तो हम इसको कवर करेंगे आज के लेक्चर में इन 5 पार्ट्स में, जिसमें से पहला पार्ट होगा डिसऑर्डर्स एंड इट्स टाइप्स, कि डिसऑर्डर होते क्या हैं, डिसऑर्डर्स के टाइप्स क्या क्या होते हैं, इन्फेक्शियस या फिर नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो होते हैं वो हम पढ़ेंगे। उसके बाद हम पढ़ेंगे कि क्या इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स कौन कौन से पैथोजन से कॉज होते हैं और उन पैथोजन से कौन से डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, जैसे बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स, वायरल डिसऑर्डर्स के कुछ टाइप्स हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इम्यूनिटी, जिसमें हम इन्नेट इम्यूनिटी, एक्वायर्ड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, ह्यूमोरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे, बी सेल टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी पढ़ेंगे, उनसे रिलेटेड कुछ और कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे जैसे कि वैक्सीन्स, जैसे कि ऑटो इम्यूनिटी, जैसे कि एलर्जी, है ना। एंड उसके बाद हम सेकेंड लास्ट टॉपिक पे पढ़ेंगे एड्स और कैंसर को। हम इनको सेपरेटली इसीलिए पढ़ेंगे क्योंकि ये काफ़ी ड्रेडेड डिसऑर्डर्स हैं। ठीक है, एड्स इज़ द मोस्ट नोटोरियस इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, और अगर कैंसर को बोले तो वो नॉन इन्फेक्शियस है, लेकिन उससे भी पर ईयर लगभग सबसे ज़्यादा डेथ होती है लोगों की। और लास्ट में जो हमारा टॉपिक बचेगा इस चैप्टर का वो होगा ड्रग्स और एल्कोहल अब्यूज़। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं ये चैप्टर विद डिसऑर्डर्स एंड इट्स टाइप्स। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि डिजीज़ होती क्या है, व्हाट इज़ डिजीज़। अगर मैं बोलता हूँ कि डिजीज़ क्या है, तो डिजीज़ एक्चुअली में हम बोल सकते हैं कि ये ऐसी कंडीशन है जिसमें बॉडी ईज़ नहीं फील कर रही होती है। डिजीज़ इज़ एक्चुअली मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स, डिस प्लस ईज़। जब बॉडी किसी भी कारण से ईज़ में नहीं है ना, ईजी फील नहीं कर रही है, तो हर उस कंडीशन को हम डिसऑर्डर या डिसीज्ड इंडिविजुअल बोलते हैं। अब एक क्वेश्चन ये भी आता है कि एक हेल्दी इंडिविजुअल किसे कहेंगे। क्या किसी डिसऑर्डर का ना होना ही इंडिकेटिव है एक हेल्दी इंडिविजुअल का, या फिर उसमें कुछ और भी एस्पेक्ट्स आते हैं। तो पहले हम लोग ये मानते थे कि अगर किसी इंडिविजुअल को डिजीज़ नहीं है कोई, तो वो हेल्दी है। लेकिन आजकल के टाइम पे जो न्यू डेफिनेशंस आई हैं वो ये कहती है कि मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज़ इज़ नॉट इंडिकेटिव ऑफ अ हेल्दी पर्सन। एक हेल्दी पर्सन को फिजिकली फिट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको मेंटली फिट होना चाहिए, उसके साथ साथ उसको इमोशनली फिट होना चाहिए, और उसके साथ साथ उसको बिहेवियरली या सोशली भी फिट होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत सारे एस्पेक्ट्स आ जाते हैं एक हेल्दी इंडिविजुअल के। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, बिहेवियरल, सोशल वेलबींग अगर किसी इंडिविजुअल में है तभी वो एक हेल्दी इंडिविजुअल कहलाता है। अदरवाइज वो किसी ना किसी तरह से डिजीज़्ड है, या तो वो फिजिकली डिजीज़्ड है, या तो वो मेंटली डिजीज़्ड है, या तो वो इमोशनली डिजीज़्ड है, या तो वो सोशली डिजीज़्ड है। ठीक है, अब बात करते हैं कि डिजीज़ के टाइप्स क्या क्या होते हैं। तो डिजीज़ को मेनली ब्रॉडली 2 कैटेगरीज में बांटा गया है। अगर मैं बोलता हूँ कि डिजीज़ 2 टाइप की होती हैं, हालांकि बहुत सारे टाइप की है, लेकिन ब्रॉडली इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला जो पार्ट है उसको हम कहते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, यानी कि कम्युनिकेबल डिसऑर्डर जो कम्युनिकेट हो सकती हैं। तो दीज आर नोन एज इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। और एक टाइप का डिसऑर्डर होता है जिसको हम कहते हैं नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, यानी कि नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स। नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स जो कम्युनिकेट नहीं हो सकती हैं, जो एक इंडिविजुअल में होती हैं तो उसी की बॉडी में ही कन्फाइंड होती है, वो बात करने से या फिर इन्फेक्शन से दूसरे इंडिविजुअल में फैलती नहीं है। ठीक है, अभी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर जो है वो बहुत सारे टाइप्स हैं उसके, है ना। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स मेनली बेस्ड होती है किसी पैथोजन पे, है ना, क्योंकि कोई पैथोजन ही हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करता है और उसी इन्फेक्शन के बाद वो किसी दूसरे में ट्रांसमिट होता है बाय कम्युनिकेशन, बाय सम काइंड ऑफ इन्फेक्शन। ठीक है, तो इन्फेक्शियस डिसीजेज आर मेनली बेस्ड ऑन सम काइंड ऑफ पैथोजेंस, जबकि जो नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर्स हैं, नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं, उनके लिए पैथोजेंस उतना रोल, मतलब उसमें पैथोजन का कोई ऐसा हार्डकोर रोल नहीं होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं बोलूँ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर में कैंसर आ जाता है, तो कैंसर जो है वो एक इंडिविजुअल से दूसरे में स्प्रेड नहीं हो सकता है ना। तो कैंसर हम लिखते हैं नॉन कम्युनिकेबल का एग्जाम्पल, और कम्युनिकेबल में हम लिख सकते हैं एड्स। ठीक है,
अब बात ये आती है कि ये जो क्लासिफिकेशन है ये और भी टाइप से हो सकता है किसी डिजीज़ का। हम बोल सकते हैं कि कोई डिसऑर्डर जो है, तो कुछ डिसऑर्डर्स ऐसे होते हैं जो हमें बाय बर्थ होते हैं, बाय बर्थ मिलते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो हम एक्वायर करते हैं अपनी लाइफ टाइम से। जो बाय बर्थ हमको डिसऑर्डर्स होते हैं उनको हम कहते हैं कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स, और ऐसे डिसऑर्डर्स जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं बाय सम इन्फेक्शन, सम काइंड ऑफ डिसऑर्डर्स, उसको हम कहते हैं भाई एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है। जो कम्युनिकेबल और नॉन कम्युनिकेबल का एग्जांपल मैंने पिछली स्लाइड में लिखवाया, दैट विल कम अंडर एक्वायर्ड डिसऑर्डर्स। ठीक है। जैसे कैंसर हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं, दो इट इज़ अ नॉन कम्युनिकेबल डिसऑर्डर बट स्टिल इट इज़ एक्वायर्ड ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ एन इंडिविजुअल, है ना। कम्युनिकेबल डिसऑर्डर ऑफ कोर्स वी एक्वायर इट आफ्टर अवर बर्थ, लेकिन जो कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स है वो हमें बिफोर बर्थ मिलते हैं, जो हमारे जेनेटिक्स में होते हैं। ठीक है। जो हमारा मदर के अंदर जब हम डेवलप कर रहे होते हैं उसमें अगर कोई डिफेक्ट हो जाता है हमारे गैसेशन पीरियड के टाइम पे, उस टाइम जो डिसऑर्डर होते हैं दैट विल कम अंडर कंजेनाइटल डिसऑर्डर्स। ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर आएंगे डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स, इसके अंदर आएंगे जेनेटिक डिसऑर्डर्स। ठीक है। जबकि जो एक्वायर्ड है उसके अंदर जो डिसऑर्डर्स आते हैं दे आर कम्युनिकेबल इन्फेक्शियस डिसऑर्डर and also there are non-infectious disorder like cancer, ठीक है। तो ये है एक वेग सी क्लासिफिकेशन ऑफ द टाइप्स ऑफ डिसऑर्डर दैट अकर्स इन ह्यूमन बींग्स और एनी एनिमल। ठीक है। एक एक करके देखते हैं हम लोग इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को, और इसी चैप्टर में हम आगे पढ़ेंगे एक नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर को जिसको हम लोग कहते हैं कैंसर। ठीक है। चलते हैं इन्फेक्शियस डिसऑर्डर की तरफ। इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, मैंने पहली ही स्लाइड में तुम लोगों को बताया कि जो इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है इट इज़ मेनली बेस्ड ऑन पैथोजेंस, कि वो किस पैथोजन से हमें ये डिसऑर्डर हो रहा है उस पर बेस्ड होता है। ठीक है। जैसे बैक्टीरियल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं अगर वो बैक्टीरिया से हो रहे हैं, वायरल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, प्रोटोजोअन डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, फंगल डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, हेल्मिंथिक डिसऑर्डर्स हो सकते हैं जो वॉर्म से होते हैं, है ना। तो देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ पैरासाइट्स, देयर आर क्वाइट अ लॉट ऑफ प्रेडेटर्स इन आवर इन्वायरमेंट जो हमारी बॉडी को टेक करना चाहते हैं और उससे कुछ एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं। तो उसी एक्सट्रैक्शन के चलते ही वो हमारी बॉडी को एक्सप्लॉइट करना शुरू कर देते हैं, और दैट एक्सप्लॉइटेशन वी कॉल इट एज अ डिजीज, दे कॉल इट एज सम काइंड ऑफ एडवांटेज दैट दे आर गेनिंग फ्रॉम अस। ठीक है। अभी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर में पहला हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिसऑर्डर। ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं बैक्टीरियल डिसऑर्डर, जो तुम लोग की बुक में एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, सिर्फ हम लोग वही डिसऑर्डर्स पढ़ेंगे। उसमें जो पहला बैक्टीरियल डिसऑर्डर दिया हुआ है दैट इज़ नेम्ड एज टाइफॉइड। अगर मैं टाइफॉइड की बात करता हूँ तो टाइफॉइड एक बैक्टीरिया से कॉज होता है जिसका नाम होता है साल्मोनेला टाइफी, ठीक है। जो ये साल्मोनेला टाइफी है ये हमारी बॉडी में रिसाइड करता है स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। ओके। तो यहाँ पे मेनली ये जो डिजीज़ वाला पार्ट है, यहाँ से जो क्वेश्चन आ सकता है वो आ सकता है कि डिसऑर्डर को पूरी तरह से डिफाइन करो, अगर 5 नंबर में आएगा। अगर ये शॉर्ट नोट्स में आएगा तो इसमें कुछ पार्ट्स आ सकते हैं कि ये डिसऑर्डर कौन सा बैक्टीरिया कॉज कर रहा है, ये डिसऑर्डर किस पर्टिकुलर ऑर्गन में कॉज हो रहा है ना, इसके सिम्टम्स क्या है, इसका क्योर क्या है, ये 4 चीज़ें मेनली पूछी जा सकती हैं। देखते हैं अफेक्टेड ऑर्गन। जो अफेक्टेड ऑर्गन है इस डिसऑर्डर का वो है स्मॉल इंटेस्टाइन। हमें पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है वो मेनली किस चीज़ में इन्वॉल्व होता है, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में इन्वॉल्व होता है। अगर स्मॉल इंटेस्टाइन ही अफेक्ट हो जाएगा तो प्रॉपर्ली डाइजेशन नहीं होगा, प्रॉपर्ली एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, पेट खराब रहेगा, कंस्टिपेशन रहेगी, इंटरनल ब्लीडिंग रहेगी, ये सारे के सारे इसके सिम्टम्स बन जाते हैं। ओके। तो अगर हमें किसी डिसऑर्डर के सिम्टम्स पता करने हैं तो वो मेनली तभी पता हम कर सकते हैं अगर हम लोग को उसका अफेक्टिंग ऑर्गन पता हो, क्योंकि वो जो ऑर्गन जो वर्क परफॉर्म करता है, अगर पैथोजन उस ऑर्गन में रिसाइड कर रहा है तो फिर वो उस ऑर्गन को ख़राब कर देगा, तो उसके नॉर्मल फंक्शन अफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। ओके। तो स्मॉल इंटेस्टाइन अफेक्ट हो रहा है तो यानी कि इसमें सिम्टम्स क्या क्या आ जाएंगे, सिम्टम्स आ जाएंगे, देखो फीवर, नोसिया, ये सब
कॉमन सिम्टम्स होते हैं, मतलब ज़्यादातर डिसऑर्डर में ये चीज़ देखी जाती है कि हाई फीवर, परसिस्टेंट हाई फीवर, ठीक है, वॉमिटिंग, नोसिया, ये सारे कॉमन सिम्टम्स होते हैं बहुत सारे डिसऑर्डर्स के। लेकिन जो स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं वो मैं बता देता हूँ, स्पेसिफिक सिम्टम्स, जैसे कि यहाँ पे होती है इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, इंटेस्टाइनल परफोरेशंस, ठीक है। इसके साथ साथ इंटरनल ब्लीडिंग, इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग, ठीक है। इसके साथ हम लिख सकते हैं कॉन्स्टिपेशन, ठीक है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं ये होते हैं टाइफॉइड के, ओके। अब ये जो टाइफॉइड है, ओके, परसिस्टेंट हाई फीवर, ओके, ये सारे सिम्टम्स हैं टाइफॉइड के। अभी जो टाइफॉइड है उसको टेस्ट करने का क्या टेक्निक है, कौन सी टेक्निक से उसको टेस्ट किया जाता है? तो एक टेस्ट होता है टाइफॉइड कंफर्म करने के लिए, मेनली वो एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन पे बेस्ड होता है, उसको हम कहते हैं विडाल टेस्ट, ठीक है। तो इसके लिए कंफर्मेटरी टेस्ट जो है इट इज़ नोन एज विडाल टेस्ट, ठीक है। अगर विडाल टेस्ट पॉजिटिव आता है तो हम बोलते हैं कि हाँ इस पर्सन को टाइफॉइड है, अगर नहीं आता है तो हम बोलते हैं कि इट्स टाइफॉइड नेगेटिव, ओके। अब इससे रिलेटेड एक क्लासिक केस देखा गया था यूरोपियन कंट्री में कि जो एक कुक थी जिसका नाम था मैरी मेलन, वो कुक को टाइफॉइड हो रखा था। अभी वो कुक खाना पकाती थी और होटल में सर्व करती थी अपना फूड, ठीक है। अब क्योंकि टाइफॉइड एक इन्फेक्शियस डिसऑर्डर है इसलिए उसके फूड के थ्रू वो उसके कस्टमर्स में भी कैरी होता रहता था, ठीक है। तो यह इससे वो क्या कर रही थी, हालांकि कुकिंग और सर्विंग इज़ अ गुड प्रोफेशन, है ना, हम बोलते हैं कि लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे नुकसान ही कर रही थी मैरी मेलन, ठीक है। तो ये चीज़ एक क्लासिक केस की तरह पढ़ा जाता है कई बार, स्टोरी की तरह, ओके। तो ये तो हो गया पहला डिसऑर्डर, दैट वाज टाइफॉइड। देखते हैं हम सेकंड डिसऑर्डर विच इज़ निमोनिया। अभी जो निमोनिया है, हम बोलते हैं कि निमोनिया इज़ अ बैक्टीरियल डिसऑर्डर, लेकिन निमोनिया इज़ ऑल्सो वायरल डिसऑर्डर। निमोनिया इज़ अ कंसिक्वेंस ऑफ मेनी वायरल डिसऑर्डर्स। बस ये होता है, निमोनिया का जो मेन सिम्टम है वो ये है कि उसमें एल्वियोलाई जो है उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। अब किसी भी डिसऑर्डर में अगर एल्वियोलाई में फ्लूइड फिल हो रहा है दैट विल कॉज निमोनिया। लेकिन हम लोग क्योंकि बैक्टीरियल डिसऑर्डर पढ़ रहे हैं इसलिए हम लोग को इसको स्पेसिफिक बैक्टीरिया जो इसको कॉज करता है उसके हिसाब से पढ़ना पड़ेगा। दैट इज स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा। निमोनिया एंड हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है, हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा, ठीक है। तो ये दो बैक्टीरिया है जो कॉज करते हैं निमोनिया को, और मैंने तुम लोगों को बता ही दिया है कि निमोनिया में जो अफेक्टेड ऑर्गन है वो है एल्वियोलाई ऑफ लंग्स। तो एल्वियोलाई ऑफ लंग्स जो हैं वो अफेक्ट होते हैं निमोनिया में, उसमें फ्लूइड फिल हो जाता है। अब अगर एल्वियोलाई ऑफ लंग्स फिल हो रहे हैं तो फिर सिम्टम्स क्या होंगे, लंग्स से रिलेटेड होंगे, सांस लेने में दिक्कत होगी, है ना। सांस लेने में दिक्कत होगी तो हमें पता है ऑक्सीजन की कमी होगी हमारे ब्लड में ऑक्सीजन की कमी होगी तो बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी, यानी कि इनसफिशिएंट ऑक्सीजन हो जाएगी हमारी बॉडी में। अब इनसफिशिएंट ऑक्सीजन है तो हमें पता है कि हमारे नेल्स जो है, स्किन जो है, मेनली नेल्स, वो पड़ जाते हैं नीले। कई बार बच्चों में देखा जाता है कि वो क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होती है इसलिए वो उनके हाथ, उनके जो नेल्स हैं वो नीले पड़ने लग जाते हैं। तो यही सब चीज़ें इसमें देखी जाती है। सिम्टम्स में मैं कुछ स्पेसिफिक सिम्टम्स लिखवा दे रहा हूँ। हम बोल सकते हैं डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, डिक्रीज्ड ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेशन इन ब्लड, है ना। नेल्स टर्न्स ब्लूइश, ठीक है। हमें पता है कि सांस लेने में दिक्कत होगी, डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, ठीक है। फीवर, स्नीजिंग, वीजिंग, ये सारे तो कॉमन सिम्टम्स होते हैं, ओके।
तो ये है हमारा निमोनिया, जिसको हमने अभी ब्रीफ में पढ़ा है। ओके, चलते हैं हम अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ। ओके, अब हम पढ़ते हैं वायरल डिसऑर्डर्स। देखते हैं वायरल डिसऑर्डर कौन से हैं। वायरल डिसऑर्डर्स में तुम लोग की बुक में जो दिया हुआ है डिसऑर्डर, दैट इज द सिंपल कॉमन कोल्ड। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कॉमन कोल्ड, और जो कॉमन कोल्ड होता है वो एक बैक्टीरिया के थ्रू कॉज, एक वायरस के थ्रू कॉज होता है, जिसका नाम होता है राइनो वायरस, जिसका नाम होता है राइनो वायरस। अभी इसका नाम राइनो वायरस क्यों है? क्योंकि हमें पता है कॉमन कोल्ड में मेनली नोज एंड अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है, और नोज के लिए कभी भी अगर हम साइंटिफिकली कोई भी चीज़ पढ़ते हैं, दैट इज नोन एज राइनो। राइनाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ नोज नेजल कैविटी। ठीक है, तो अगर कॉमन कोल्ड हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, नोज नेजल कैविटी को अफेक्ट कर रहा है, तो इसीलिए इस वायरस को हम लोग राइनो वायरस बोल देते हैं, और कॉमन कोल्ड को हम कई बार राइनाइटिस भी बोल देते हैं। ओके, इसके सिम्टम्स सभी को पता है। मेनली ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने का मतलब क्या है? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट करने का मतलब है कि हमारी नोज, नेजल कैविटी और लेरिंग्स तक की चीज़ों को अफेक्ट कर सकता है, लेकिन उसके नीचे इसका इन्फेक्शन नहीं जाता। ये ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स और एल्वेलाई तक नहीं जाता है, क्योंकि वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आते हैं। अगर वहाँ तक चला गया तो इट मे कॉज निमोनिया ऑल्सो। ठीक है, जो कि इसका काम नहीं है। अगर ये अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट को अफेक्ट कर रहा है तो इसके सिम्टम भी हमें पता है क्या होने वाले हैं। इसके सिम्टम क्या आ जाएंगे भाई? नेज़ल कंजेशन हो जाएगी, है ना, फीवर हो जाएगा, है ना, और ये डिसऑर्डर मेनली 3 से 7 दिन तक चलता है, 1 हफ्ते में ये ठीक हो जाता है जनरली। ठीक, और क्या हो सकता है? और भी बहुत सारे सिम्टम्स हैं, जैसे कि स्नीजिंग, वीजिंग, कफ, कोल्ड, है ना, नेज़ल कंजेशन, ब्लॉकेज, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक, तो सिम्टम्स में अगर मैं जाऊं तो हम बोल सकते हैं कंजेशन, स्नीजिंग, ठीक, फीवर फॉर अबाउट फीवर, and generally it lasts for up to 3 to 7 days। ठीक, ये हर साल ही हमें होता है, साल में 2 बार भी होता है, 3 बार भी हो जाता है कई बार। इसीलिए ये काफ़ी इन्फेक्शियस माना जाता है। ये काफ़ी इन्फेक्शियस है, लेकिन ये उतना ज़्यादा डेंजरस नहीं है। अगर इसी टाइप का कोरोना वायरस कोई आ जाता है तो फिर तो हमारी आधी पॉपुलेशन ख़त्म हो जाएगी, है ना, तो वो चीज़ है, ये उतना डेंजरस नहीं है। ओके, ठीक, चलते हैं आगे। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप के डिसऑर्डर्स, जिसको हम लोग कहते हैं प्रोटोजोअन डिसऑर्डर। अगर मैं प्रोटोजोअन डिसऑर्डर्स की बात करता हूं तो तुम लोग की बुक में 2 डिसऑर्डर दिए हुए हैं। एक दिया है मलेरिया और दूसरा दिया हुआ है एमीबियासिस या फिर अमीबिक डिसेंट्री। अमीबिक डिसेंट्री, अगर मैं अमीबिक डिसेंट्री की बात करता हूं तो ये एक अमीबॉइड प्रोटोजोअन कॉज करता है, जिसका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबो हिस्टोलिटिका। और जो मलेरिया है वो एक स्पोरोजोअन कॉज करता है। स्पोरोजोअन मतलब कि ऐसा प्रोटोजोअन जिसके पास कोई भी लोकोमोटरी स्ट्रक्चर नहीं होता है, तो उस प्रोटोजोअन का नाम होता है प्लाज्मोडियम। और इसमें प्लाज्मोडियम के कई सारे टाइप्स होते हैं। तो कुछ मलेरिया ज़्यादा फैटल होते हैं क्योंकि वो किसी स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्लाज्मोडियम से कॉज होते हैं, और कुछ जो होते हैं वो किसी और से कॉज होते हैं, तो वो उतना सीवियरली अफेक्ट नहीं करते हैं। मेनली हमारे पास प्लाज्मोडियम की बहुत सारी वेराइटीज़ हैं। हम लोग देखते हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हैं। सबसे कॉमन टाइप का मलेरिया जो होता है वो होता है प्लाज्मोडियम वाइवैक्स से। ठीक है, और भी टाइप के प्लाज्मोडियम है। प्लाज्मोडियम ओवेल है, प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम है, जो कि सबसे डेंजरस टाइप का मलेरिया कॉज करता है। ठीक है, और यहाँ पे एक और टाइप का प्लाज्मोडियम है जिसको हम प्लाज्मोडियम मलेरिया भी बोलते हैं। ठीक है,
ओके, तो ये मेनली 4 टाइप के प्लाज्मोडियम्स होते हैं जो हमको मलेरिया कॉज करते हैं, जिनमें से सबसे फैटल होता है प्लाज्मोडियम फाल्सीपेरम, जो कि मैलिग्नेंट सब टर्शियन टाइप का मलेरिया कॉज करता है। कई बार वो सेरेब्रल यानी कि ब्रेन को भी अफेक्ट करने लग जाता है। ओके, चलो भाई आगे चलते हैं, एक एक करके देखेंगे दोनों को। पहले हम देखते हैं मलेरिया को। अगर मैं मलेरिया देखता हूं तो मलेरिया प्लाज्मोडियम से कॉज हो रहा है, लेकिन मलेरिया अगर को देखें तो वो 2 इंडिविजुअल्स में होता है। हम लोगों को तो अफेक्ट करता ही है, साथ ही साथ वो एक दूसरा उसका होस्ट होता है जिसका नाम होता है फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो। इसीलिए हम बोलते हैं कि जो मच्छर है उसके काटने से फैलता है कौन, मलेरिया। तो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो जो है वो वेक्टर की तरह एक्ट करता है मलेरियल पैरासाइट के लिए, मलेरियल पैथोजन के लिए। और हम लोग जो है, हम लोग प्राइमरी होस्ट हैं मलेरियल पैथोजन यानी कि प्लाज्मोडियम के लिए। ठीक है, प्राइमरी होस्ट का मतलब क्या है और सेकेंडरी होस्ट का क्या मतलब है? प्राइमरी होस्ट वो होते हैं जिसमें कोई भी पैथोजन अपनी मोस्ट ऑफ द लाइफ साइकिल का टाइम स्पेंड करता है। तो प्लाज्मोडियम जो है वो हमारी बॉडी में मोस्ट ऑफ द अपना लाइफ टाइम का टाइम स्पेंड करता है। जब लेकिन टाइम आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, तब वो हमारी बॉडी से निकल के चला जाता है किसी मच्छर की बॉडी में, फीमेल एनोफिलीज मच्छर की बॉडी में, और वहाँ पे वो अपनी सेक्सुअल साइकिल कंप्लीट करता है और फिर उसके बाद वापस से वो हमारी बॉडी में आ जाता है। यानी कि वो कुछ इस टाइप से एक्ट कर रहा है कि वो अपनी सारी लाइफ हमारी बॉडी में गुजारेगा और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए किसी दूसरे इंडिविजुअल की बॉडी में चला जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसकी लाइफ साइकिल। अब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट चाहिए होते हैं, उनको हम कहते हैं डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म। इस हिसाब से मलेरिया भी डाइजेनेटिक ऑर्गेनिज्म या डाइजेनेटिक पैथोजन कहलाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ मलेरिया या फिर ऑफ प्लाज्मोडियम। तो शुरू करते हैं हम लोग लेटेस्ट से कि पहले सबसे एक जो प्लाज्मोडियम है वो फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में था। ठीक, फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में था। ठीक, और वो फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में अपनी मैच्योर फॉर्म में है। ठीक, फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में ये जो मच्छर होता है, इसका जो पैरासाइट है या हाँ जो इसका जो पैथोजन है यानी कि प्लाज्मोडियम, वो अपनी एक इन्फेक्टिव स्टेज में होता है जिसका नाम होता है स्पोरोजॉइट। और ये जो स्पोरोजॉइट है ये इस फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड में स्टोर्ड होता है। ठीक है, तो इट इज स्टोर्ड इन सलाइवरी ग्लैंड। और जो ये इन्फेक्टिव स्टेज है प्लाज्मोडियम की, उसको हम कहते हैं स्पोरोजॉइट। जो स्पोरोजॉइट है वो इस फीमेल एनोफिलीज के सलाइवरी ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है। और जब मच्छर हमें काटते हैं, फीमेल एनोफिलीज हमें काटती हैं, तो वो ये जो स्पोरोजॉइट है ये अलॉन्ग विद द सलाइवा ऑफ दिस मॉस्किटो हमारी बॉडी में आ जाता है, हमारी ब्लड स्ट्रीम में आ जाता है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे बाइट करता है फीमेल एनोफिलीज हमको, तो ये जो स्पोरोजॉइट है ये हमारे ब्लड में आ जाता है, ब्लड ऑफ ह्यूमंस। ठीक है, ये ह्यूमन ब्लड में आ जाता है। ठीक, ह्यूमन ब्लड के अंदर एंटर कर जाता है कौन, स्पोरोजॉइट। लेकिन हमें पता है कि हमारा जो ब्लड है उसके अंदर इम्यून सेल्स प्रेजेंट है, उसके अंदर WBCs प्रेजेंट है, उसके अंदर फैगोसाइट्स प्रेजेंट है, वो इम्यूनोजेनिक रिस्पॉन्स शो कर सकते हैं। उसी इम्यून सेल्स से इवेड करने के लिए, हाइड करने के लिए, ये जो स्पोरोजॉइट है ये सीधा ब्लड स्ट्रीम से निकल के हमारे लीवर में चले जाते हैं। तो ये यहाँ पे गायब होके लीवर में चले जाते हैं। ठीक है, और लिवर के अंदर ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करना शुरू करते हैं। जो स्पोरोजॉइट था वो लिवर के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शुरू कर देता है, बहुत तेज़ी से अपना नंबर बढ़ाता है। ठीक है, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं साइजोगोनी। याद करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि यहाँ पे ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। जब कई राउंड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो लिवर में कर लेता है, तो ये जो स्पोरोजॉइट्स हैं ये वापस से उठ के जाने लग जाते हैं हमारे ब्लड स्ट्रीम में। ठीक है, तो ये जाने लग जाते हैं अगेन ब्लड स्ट्रीम में। ठीक, ब्लड स्ट्रीम में ये री एंटर करने लग जाते हैं। ओके, अब जब ये ब्लड स्ट्रीम में एंटर करने लगे हैं
तो इनको कुछ तो सेल्स चाहिए जिसके अंदर ये रह सके, तो ये पकड़ते हैं आरबीसीज को, तो ये ब्लड स्ट्रीम में आरबीसीज के अंदर चले जाते हैं। ठीक, ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये आरबीसी के अंदर जाते हैं और उसके अंदर ये क्या करने लग जाते हैं, उसके अंदर ये करने लग जाते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन अगेन कंटिन्यू करना। अब जब ये यहाँ पे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने लग जाते हैं तो क्या होती है, एक टाइम बाद आरबीसीज बर्स्ट होने लग जाती हैं। ठीक है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है आयरन, आयरन को यूज़ करके ये जो स्पोरोजॉइड्स हैं ये बना लेते हैं एक केमिकल जिसका नाम होता है हेमोजीन। हेमोजीन, ये जो हेमोजीन है यही वो फैटल केमिकल है जो कि मलेरिया के केस में चिल्स एंड फीवर्स कॉज करता है। ठीक है, जब भी ये आरबीसी की बर्स्टिंग होती है, हर 2-3 दिन में ये चीज़ रिपीटेटिवली होती है, पीरियोडिकली होती है, तब ये हेमोजीन आरबीसी से निकलता है और इस हेमोजीन के निकलने के कारण हम लोग की बॉडी में फीवर्स एंड चिल्स आते हैं। दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फीवर एंड चिल्स। ठीक है, यही चीज़ है और ये चीज़ बार बार रिपीट होती रहती है हमारी बॉडी में। ठीक, अब जब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ज़्यादा हो चुका है, अब इस मच्छर के अंदर जो स्पोरोजॉइड था, मतलब जो स्पोरोजॉइड है हमारी बॉडी में, उसको अब चाहिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो वो फिर कुछ डिफरेंट टाइप के सेल्स में ग्रो कर जाते हैं जिनको हम क्या देते हैं, गैमीटोसाइट्स। तो ये जो मच्छर, ये जो पैथोजेंस थे ये अब गैमीटोसाइट्स बना लेते हैं। गैमीटोसाइट्स आर नॉट गैमेट्स, गैमीटोसाइट्स आर गैमेट फॉर्मिंग सेल्स। तो ये सेल्स गैमेट फॉर्म कर सकते हैं बट ये खुद गैमेट्स नहीं होते हैं। ठीक है, अब बात ये आती है कि ये गैमेटोसाइट्स ह्यूमन बॉडी में गैमेट्स फॉर्म नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि ह्यूमंस आर रेगुलेटर्स, हम लोग वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, हमारी बॉडी का टेम्परेचर, इन्वायरमेंट इनके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सपोर्ट नहीं करता है। यही वो रीज़न है जिसकी वजह से ये हमारी बॉडी में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते। हालांकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ये नहीं कर पाते हैं। ओके, इसीलिए ये वेट करते रहते हैं गैमीटोसिटिक स्टेज पे ही, किसका, मच्छर के काटने का। अगर फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो अगेन कट करती है हमें, तो उसके साथ साथ ये गैमीटोसाइट जो है ये अलॉन्ग विद ब्लड सक्ड बाय द फीमेल एनोफिलीज वो उनकी बॉडी में चले जाते हैं। ठीक है, तो अगर ये बाइट करती हैं तो वो ब्लड के साथ वहाँ पे चले जाते हैं। ओके, अब जब वो ब्लड के साथ साथ वहाँ चले गए हैं, किसकी बॉडी में, फीमेल एनोफिलीज की बॉडी में, तब वहाँ पे शुरू हो जाती है इनकी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्योंकि इंसेक्ट्स हमें पता है दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, तो वहाँ पे उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिल जाता है सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो गैमीटोसाइट्स हैं ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं, मेल एंड फीमेल गैमेट्स बनाते हैं। कहाँ पे? ये मॉस्किटो के गट में बनाते हैं, इन द गट ऑफ मॉस्किटो। ठीक, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ये गट में ये इवेंट हो रहा है। ठीक है, इनका फ्यूजन भी गट में होता है और यहाँ बन जाता है जाइगोट, और ये जाइगोट जो है ये बना लेता है अगेन स्पोरोजॉइट और ये स्पोरोजॉइट सलाइवरी ग्लैंड ऑफ फीमेल एनोफिलीज में स्टोर हो जाता है अगेन, और ये साइकिल बार बार चलती रहती है। ठीक है, तो ये जो साइकिल है ये है लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम, जिसमें हम लोग फंस जाते हैं क्योंकि हम लोग हैं इनके होस्ट। ठीक, हम लोग हैं प्राइमरी होस्ट, मेन होस्ट, क्योंकि हम ज़्यादा बेवकूफ़ हैं, और जो फीमेल एनोफिलीज हैं वो है इनके सेकेंडरी होस्ट क्योंकि वो कम बेवकूफ़ हैं। ठीक है, चलते हैं आगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रोटोजोन डिसऑर्डर की तरफ, जो है हमारा एमीबिक डिसेंट्री। एमीबिक डिसेंट्री जिसको हम लोग एमीबियासिस भी बोलते हैं। एमीबिक डिसेंट्री जो है मैंने पहले ही बताया कि ये एक प्रोटोजोन से हो रहा है जिसका नाम होता है एंटामीबा हिस्टोलिटिका। एंटामीबा हिस्टोलिटिका। ठीक है, और ये जो है ये अफेक्ट करता है मेनली हमारे लार्ज इंटेस्टाइन को, यानी कि कोलॉन रीजन को, लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट करता है ये। अब अगर वो लार्ज इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये है, इसका मतलब यही है
कि भाई जो भी फंक्शन लार्ज इंटेस्टाइन परफॉर्म करती है उसमें कुछ ना कुछ दिक्कत आ जाएगी। जैसे मैं बोलूँ, लार्ज इंटेस्टाइन मेनली दो काम में इन्वॉल्व होती है, स्टूल के पैसेज में और एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर में, ठीक है। वाटर एंड सर्टेन माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हम बोल सकते हैं, मेनली वाटर, वही चीज़ ये नहीं होने देगा, ठीक है। तो क्या होगा, एबनॉर्मल स्टूल, है ना, एबनॉर्मल स्टूल जाएगा। हम लोग बोल सकते हैं कंस्टिपेशन भी हो सकता है या फिर डिसेंट्री भी हो सकती है, नाम में ही डिसेंट्री लिखा हुआ है, ठीक। इसके साथ साथ क्या होगा, अगर ज़्यादा इफेक्ट हो गया, ज़्यादा लार्ज इंटेस्टाइन में कुछ दिक्कत आती है तो ब्लीडिंग भी हो सकती है, ठीक है। तो ये सारी दिक्कतें जो है अमीबिक डिसेंट्री में देखी जाती है। हम बोल सकते हैं ब्लीडिंग हो सकती है, ठीक है, कंस्टिपेशन हो सकती है, एबनॉर्मल बॉवल मूवमेंट हो सकती है, ठीक, एटसेट्रा, ओके। इससे ज़्यादा अमीबिक डिसेंट्री में हमें नहीं पढ़ना है। ये जो अमीबिक डिसेंट्री है ये एक मोनोजेनेटिक डिसऑर्डर है, क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ इसका एक ही होस्ट है, वो है ह्यूमन, ठीक। लेकिन इसको कैरी कर सकती हैं कुछ दूसरी फ्लाइज, ठीक है, क्योंकि ये स्टूल के थ्रू कैरी होती हैं। तो वो फ्लाई जो स्टूल पे बैठती हैं, वो अगर हमारे आसपास घूमती हैं तो ये कैरी कर सकती हैं इस पैथोजन को हमारे पास, हालांकि वो हमारी बॉडी में डायरेक्टली उसको इंजेक्ट नहीं कर सकती हैं, ओके। इसलिए वो एक तरह से कैरियर मानी जा सकती है, पर वो वेक्टर नहीं मानी जा सकती हैं, ओके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ जो है फंगल डिसऑर्डर्स। फंगल डिसऑर्डर्स को देखें तो जो फंगल डिसऑर्डर है उसमें एक ही तुम लोग की बुक में मतलब जो डिसऑर्डर है वो दिया है, जिसको हम कहते हैं रिंगवॉर्म, जो काफ़ी सिंपल टाइप या कॉमन टाइप का डिसऑर्डर है। जो फंगस होता है या फंजाई होते हैं, उनको ग्रो करने के लिए दो कंडीशन चाहिए, वार्म एंड ह्यूमिड कंडीशन। जहाँ पे वार्म कंडीशन हो और ह्यूमिडिटी हो, वहाँ पे फंगस ग्रो करता है। तो हमारी बॉडी के ऐसे पार्ट्स जो कि ड्राई नहीं हो पाते हैं, ह्यूमिड रहते हैं, और जो वार्म होते हैं, वहाँ पे ये जो है इस टाइप के फंगस की ग्रोथ हो सकती है, जो कि कॉज कर सकते हैं रिंगवॉर्म, ठीक है। जैसे आर्मपिट्स हम बोल सकते हैं, ह्यूमिड एंड वार्म कंडीशन है वहाँ पे, तो वहाँ पे ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। सर्दियों में अगर हम बोले, ज़्यादा ग्रोथ हो सकती है इन ऑर्गेनिजम्स की, क्योंकि सर्दियों में हमारी जो जैसे हम नहाते हैं तो उसके बाद हमारे बॉडी पार्ट्स जल्दी सूखते नहीं हैं, है ना, ड्राई नहीं होते हैं, तो वहाँ उस केस में ये हो सकती है, ओके। कॉजल फंगल ऑर्गेनिज्म क्या है इनके, तीन हैं, माइक्रोस्पोरम, ट्राइकोफाइटोन एंड एपिडर्मोफाइटोन। ठीक है। और क्या क्या इसके सिम्टम्स हो सकते हैं, बहुत ही कॉमन सिम्टम्स है इसके, इचिंग हो सकती है, रैशेज हो सकते हैं, है ना। अगर हेयर्स में हो गया है तो डैंड्रफ हो सकता है। ये सारे इसके सिम्टम्स हैं जो कि मैं यहाँ पे नहीं लिखवाऊंगा, ओके। चलते हैं हमारे नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जो कि है हेलमिंथिक डिसऑर्डर्स। हेलमिंथ डिसऑर्डर्स जो होते हैं, दे आर कॉज्ड बाय वर्म्स, एनी काइंड ऑफ वर्म्स। जैसे हमने पढ़े हैं प्लेटीहेलमिंथ्स, एस्केलमिंथ्स, है ना, नेमाटोड्स, ये सारे के सारे, एनालिड्स, ये सारे के सारे जो वर्म्स होते हैं, ये अगर हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करके हमारी बॉडी में कोई भी एक्सप्लॉयटेशन कॉज करते हैं, तो उसको हम हेलमिंथिक डिसऑर्डर की कैटेगरी में रखते हैं। जो हमें दो डिसऑर्डर्स पढ़ने हैं वो मेनली नेमाटोड इन्फेक्शंस हैं, यानी कि एस्केलमिंथ इन्फेक्शंस हैं, जिनका नाम है एस्कैरियासिस और फाइलेरियासिस। देखते हैं एक एक करके दोनों ही डिसऑर्डर्स को। पहला है एस्कैरियासिस। अगर हम बोलते हैं एस्कैरियासिस, तो नाम से ही पता चल रहा है कि ये एक नेमाटोड से हो रहा होगा, जिसका नाम होता है एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स, जो कि एक राउंड वर्म होता है, एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स। जो एस्कैरिस ल्यूम्ब्रिकॉइड्स है ये एक राउंड वर्म है, जो कि नेमाटोड फाइलम के अंदर आते हैं,
और ये हमारी बॉडी में इन्फेक्ट करते हैं मेनली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को। अगर ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहे हैं तो सेम टाइप की कंडीशन ये कॉज करेंगे। ये वहाँ पे क्या करेंगे, हमारी बॉडी, जो भी वॉर्म्स हमारी बॉडी को इन्फेक्ट करते हैं वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स खींचना चाहते हैं, एक तरह से हम बोल सकते हैं, है ना। तो वो हमारी बॉडी से न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे, हमारे ब्लड से न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे, है ना। जो भी हम खाना खाएंगे वहाँ से न्यूट्रिएंट्स खींच लेंगे, यानी कि हमारी बॉडी में जो चीज़ें हम कंज्यूम कर रहे हैं न्यूट्रिशन के लिए या और बेनिफिट्स के लिए, उसको एक्सट्रैक्ट ये लोग कर रहे होंगे, ठीक है। इसीलिए हमारी बॉडी में कमज़ोरी आने लग जाती है अगर हमें किसी टाइप का वॉर्म का इन्फेक्शन होता है, ओके। अब एक बार जब ये वॉर्म ग्रो करते हैं तो ये रिप्रोड्यूस करते हैं। अब रिप्रोड्यूस करने के बाद ये एक साथ हज़ारों अंडे देते हैं, तो ये हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारे एग्स प्रोड्यूस करने लग जाते हैं, जो कि हैच करके नए एस्कैरिस प्रोड्यूस करते हैं। तो हमारी जो इंटेस्टाइन है एक टाइम बाद उसमें बहुत सारे एस्कैरिस प्रेजेंट होने लग जाते हैं, जो कि हमारे स्टूल से या फिर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से ऊपर या नीचे से बाहर निकलने शुरू हो जाते हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा ख़राब लगती है देखने में भी, हम बोल सकते हैं। अगर किसी की नाक से कोई एस्कैरिस निकल रहा है तो इट सीम्स वेरी फिल्दी, ठीक है। तो वो चीज़ है। तो मेनली लेकिन ये स्मॉल इंटेस्टाइन को अफेक्ट कर रहे हैं, तो इंटेस्टाइनल परफोरेशन, कंस्टिपेशन, इंटरनल ब्लीडिंग, ये सब इसके सिम्टम्स आएंगे, ओके। चलते हैं आगे। इसीलिए जो वॉर्म इन्फेक्शन है उसके लिए टाइम टाइम पर स्कूल्स में भी कई बार ऐसा होता है कि एंटी हेलमिंथिक ड्रग्स या मेडिसिन दी जाती है, ठीक है, ताकि लोगों को, अगर लोगों ने कंटेमिनेटेड फूड कंज्यूम भी किया है बच्चों ने, तो उनको इस टाइप के इन्फेक्शंस ना हो, ओके। चलते हैं अपने नेक्स्ट डिसऑर्डर की तरफ, जिसका नाम है फाइलेरियासिस। जो फाइलेरियासिस है वो कॉज करता है फाइलेरियल वॉर्म, जिसका नाम होता है वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई या वुचेरिया मेलाई, ठीक है। वुचेरिया बैनक्रॉफ्टाई और वुचेरिया मेलाई जो है वो फाइलेरियासिस कॉज करता है। फाइलेरियासिस जो है इसका हिंदी में नाम होता है हाथी पैर, ठीक है। इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं, इसको एलिफेंटियासिस भी बोलते हैं। एलिफेंटियासिस मतलब क्या है? मेनली क्या होता है कि ये जो फाइलेरियल वॉर्म है ये हमारे बॉडी ऑर्गन्स को देखें तो ये हमारे लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स में रिसाइड करता है। लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स में रिसाइड करता है, ठीक है। ये लिम्फ वेसल्स और लिम्फ नोड्स में रिसाइड करता है, और हमें पता है कि लिम्फ इज जस्ट लाइक ब्लड, लिम्फ इज अ पार्ट ऑफ ब्लड। लेकिन लिम्फ ब्लड फ्लो करता है ब्लड वेसल में, लिम्फ फ्लो करता है लिम्फ वेसल्स में। अब ब्लड को फ्लो कराने के लिए एक पंपिंग ऑर्गन प्रेजेंट है हार्ट, लेकिन लिम्फ को फ्लो कराने के लिए कोई भी ऐसा स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है। इसीलिए ये जो फाइलेरियल वॉर्म है ये धीरे धीरे सेटल डाउन होने लग जाते हैं हमारी बॉडी में, लोअर एक्सट्रीमाइटीज़ में। तो जब ये सेटल होते हैं तो ये हमारे पैरों में चले जाते हैं, पैर के लिम्फ वेसल्स एंड लिम्फ नोड्स में ये रिसाइड करने लग जाते हैं, और वहाँ पे ये डिफरेंट टाइप ऑफ एक्सप्लॉयटेशन करते हैं हमारे लिम्फेटिक वेसल्स की, जिसके कारण वहाँ पे इन्फ्लेमेशन होने लग जाता है, वहाँ पे फ्लूइड का डिपोजिशन होने लग जाता है, जिसकी वजह से हमारे पैर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, इन्फ्लेमेशन उसमें हो जाती है, फ्लूइड फिलिंग हो जाती है। इसकी वजह से हमारे पैर बहुत ज़्यादा फूल जाते हैं, जो कि एक टाइम पे दिखने लग जाता है एलिफेंट फुट की तरह। इसीलिए इस डिसऑर्डर को हम कहते हैं हाथी पैर या फिर एलिफेंटियासिस, ओके। तो ये चीज़ है इसमें। इट्स अ क्रॉनिक डिसऑर्डर। एक बार अगर ये एडवांस फॉर्म में आ जाती है तो इसको कम्प्लीटली क्योर नहीं किया जा सकता है, इसको इनिशियली ही कम्प्लीटली क्योर किया जा सकता है, इसीलिए इसका नाम होता है क्रॉनिक डिसऑर्डर, ठीक है। ठीक, लोअर एक्सट्रीमाइटीज को अफेक्ट करता है ये मेनली। ठीक है, तो ये सीन होता है इनका, ओके। तो अब तक जो हमने चीज़ें पढ़ी हैं वो है डिफरेंट टाइप ऑफ डिसऑर्डर, इन्फेक्शियस डिसऑर्डर कॉज्ड बाय डिफरेंट टाइप ऑफ
पैथोजेंस, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक, ये इस चैप्टर का पहला पार्ट है। इस चैप्टर के दूसरे पार्ट में हम लोग को पढ़नी है इम्यूनिटी, क्योंकि सिर्फ इन्फेक्शन पढ़ लेने से, कॉजल ऑर्गेनिज्म पढ़ लेने से कोई भी डिसऑर्डर क्योर नहीं होता है। उससे हमारी बॉडी कैसे फाइट करती है वो चीज़ पढ़ने से हमारा डिसऑर्डर क्योर होगा। ओके, तो अगला टॉपिक जो हमें पढ़ना है वो है इम्यून सिस्टम या इम्यूनिटी। लेट अस सी। इम्यूनिटी, अगर मैं इम्यूनिटी की बात करूं तो व्हाट इज़ इम्यूनिटी? इम्यूनिटी की अगर मैं बात करता हूं तो इम्यूनिटी हमारी बॉडी की उस कैपेसिटी को बोलते हैं जिसकी वजह से हम लोग किसी भी इन्फेक्शियस एजेंट से फाइट कर पाते हैं। मेनली इम्यूनिटी इज़ कंसर्न्ड विद फाइटिंग अगेंस्ट इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। ठीक है, हालांकि कैंसर से इन सब में भी इम्यून सिस्टम का रोल प्ले होता है, लेकिन मेनली इट इज़ कंसर्न्ड विद इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स। ठीक है, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ आवर बॉडी टू फाइट विद infectious disorders। ठीक है, अब वो फाइटिंग किसी भी तरह से हो सकती है, या तो वो इन्नेट इम्यूनिटी में आएगी या तो वो एक्वायर्ड इम्यूनिटी पे आएगी। हम बोलते हैं कि हमारे पास इम्यूनिटी दो टाइप की है, इन्नेट। इन्नेट मतलब कि जो बर्थ से हमारे पास इम्यूनिटी प्रेजेंट है। इन्नेट मतलब कि बाय बर्थ। और दूसरी टाइप की इम्यूनिटी है जिसको हम कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ठीक है, जो हमने अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर किया, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम, एक्वायर्ड ड्यूरिंग लाइफ टाइम। ठीक है, तो ये दो टाइप की इम्यूनिटीज़ हमारे पास होती हैं। एक एक करके पढ़ते हैं दोनों को। पहले पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी, फिर पढ़ेंगे एक्वायर्ड इम्यूनिटी। ओके, इन्नेट इम्यूनिटी। इन्नेट इम्यूनिटी बचपन से ही हमारे पास प्रेजेंट है। बचपन से प्रेजेंट है यानी कि ये स्पेसिफिक नहीं है, क्योंकि बचपन से ही ये काम कर रही है, यानी कि बचपन में हमको कुछ पता नहीं होता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म, कौन सा बैक्टीरिया है, कौन वायरस है, कौन फंजाई है। जस्ट हमारी बॉडी थ्रो कर देती है कि हाँ जाओ लड़ो। ठीक है, तो वो इन्नेट इम्यूनिटी में आता है। ठीक, तो इन्नेट इम्यूनिटी कभी भी स्पेसिफिक नहीं होती है, वो हर एक ऑर्गेनिज्म को एक ही टाइप से ट्रीट करती है, दैट इज़ नॉन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट। ठीक है, तो ये है नॉन स्पेसिफिक। और इसमें मेनली आते हैं हमारी बॉडी के बैरियर्स। तो इसमें आते हैं बैरियर्स। 4 टाइप के बैरियर्स हम लोग पढ़ते हैं इन्नेट इम्यूनिटी में। जो पहला बैरियर है उसको हम कहते हैं फिजिकल बैरियर, दूसरा है फिजियोलॉजिकल बैरियर, तीसरा है हम कह सकते हैं साइटोकिन बैरियर्स, चौथा है जिसको हम कहते हैं सेलुलर बैरियर्स। ठीक है, तो ये 4 टाइप के बैरियर्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं राइट फ्रॉम द बिगनिंग ऑफ आवर बर्थ, है ना। देखते हैं एक एक करके इन सबको। फिजिकल बैरियर मतलब क्या है? अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन हमारी बॉडी में जाना चाह रहा है तो फिजिकली उसको स्टॉप कौन करेगा? हमारी बॉडी की स्किन, हमारी म्यूकोसल एपिथेलियम, है ना। तो ये सारे जो है ये सब फिजिकल बैरियर्स के अंदर आते हैं। स्किन, म्यूकोसल एपिथेलियम, ये सब फिजिकल बैरियर के अंदर आते हैं। ठीक, फिजियोलॉजिकल मतलब क्या? अगर कोई ऑर्गेनिज्म, कोई पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर घुस चुका है तो अब उसको किस तरह से रोका जाए, किस तरह से डाइजेस्ट किया जाए, उसके लिए रोल में आते हैं फिजियोलॉजिकल बैरियर्स, जो कि किसी फिजियोलॉजिकल इवेंट के थ्रू उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को रिस्ट्रिक्ट करते हैं, किल करते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं कि जो हमारी सलाइवा है ना, या फिर जो हमारा आइज़ में टीयर्स है ना, इन सब में एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं, क्योंकि ये जितने भी पार्ट्स हैं ये आउटर एरिया से एक्सपोज्ड हैं, इसलिए इनमें एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स प्रेजेंट होते हैं, लाइजोजाइम्स। ठीक है, वो फिजियोलॉजिकल बैरियर्स में आते हैं। अगर मान लो कि कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारी बॉडी में घुस जाता है वाया गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट, तो स्टमक में एसिड प्रेजेंट है, इंटेस्टाइन में बेस प्रेजेंट है, वो सब
उन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को डाइजेस्ट कर लेते हैं, किल कर देते हैं। तो वो सब फिजियोलॉजिकल बैरियर्स के अंदर आएंगे। ओके, तो हम बोल सकते हैं एसिड इन स्टमक, बेसिस, लाइजोजाइम इन सलाइवा एंड ऑल्सो इन टीयर्स, ठीक है, दे विल कम अंडर फिजियोलॉजिकल बैरियर्स। अब बात आती है कि अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो क्या है, तो फिर हमारे सेलुलर बैरियर्स आते हैं रोल में। मान लो कि ये भी किल नहीं कर पाए, तो हमारे पास ऐसे इम्यून सेल्स प्रेजेंट होते हैं जो कि नॉन स्पेसिफिकली एक्ट करके फैगोसाइटोसिस करते हैं हर एक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, वो सब सेलुलर बैरियर्स में आते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल फैगोसाइट्स, और हमें पता है हमारे वाइट ब्लड सेल्स में बहुत सारे फैगोसाइट्स होते हैं। एग्जांपल है उसका न्यूट्रोफिल, जिसको हम लोग PMNL भी बोलते हैं। PMNL मतलब पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट्स, PMNL न्यूट्रोफिल्स को कहते हैं। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पे और भी सेल्स होते हैं, जैसे मैक्रोफेजेस, जैसे मोनोसाइट्स, ये सब हमारे सेलुलर बैरियर्स में आते हैं। और कई बार ऐसे केमिकल्स हमारी बॉडी रिलीज करती है जो कि इन्फेक्शन के बाद प्रोड्यूस होता है, जो कि साइटोकिन होते हैं। क्यों प्रोड्यूस हो रहे हैं? अगर मान लो किसी सेल को टेक ओवर कर लिया है किसी पैथोजन ने, तो वो सेल साइटोकिन्स रिलीज करता है, और ये साइटोकिन एक मैसेंजर की तरह एक्ट करते हैं, और ये दूसरे सेल्स को बताते हैं कि भाई मैं तो इन्फेक्ट हो गया हूँ लेकिन तुम मत हो जाना। ठीक है, तो ये बेसिकली प्रिवेंट कर रहे हैं दूसरे सेल्स को फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड फ्रॉम दिस सेम टाइप ऑफ पैथोजन दैट हैज़ इन्फेक्टेड दिस पर्टिकुलर सेल। ठीक है, तो ये साइटोकिन्स प्रोड्यूस करते हैं। इसका एग्जांपल है अल्फा इंटरफेरॉन्स, ये कैंसर के टाइम पे भी प्रोड्यूस होता है, अल्फा इंटरफेरॉन्स, या फिर हम बोल सकते हैं इंटरल्यूकिन्स। ठीक है, ये सब चीज़ें हैं। ओके, तो ये सारे बैरियर्स आते हैं जो कि इनेट इम्यूनिटी के अंदर आते हैं, जो कि बाय बर्थ प्रेजेंट होते हैं। अब हम चलते हैं एक्वायर्ड इम्यूनिटी की तरफ, जो कि हम अपनी लाइफ टाइम में गेन करते हैं, एक्वायर करते हैं बाय गेटिंग एक्सपोज टू डिफरेंट काइंड्स ऑफ कंडीशन, स्ट्रेस, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ओके, चलते हैं एक्वायर्ड। एक्वायर्ड इम्यूनिटी जो है वो मेनली दो टाइप की होती है। एक हम कहते हैं ह्यूमोरल, ठीक, और एक हम कहते हैं सेलुलर। ठीक है, एक हम कहते हैं सेलुलर, एक हम कहते हैं ह्यूमोरल। ह्यूमोरल इम्यूनिटी जो है वो हमारे ब्लड के प्लाज्मा में प्रोड्यूस होती है। ह्यूमोरल मतलब क्या? विच इज़ प्रोड्यूस इन ह्यूमर, ह्यूमर इज़ बॉडी फ्लूइड। तो जो बॉडी फ्लूइड्स में जिस टाइप की एक्वायर्ड इम्यूनिटी प्रोड्यूस होगी, दैट विल कम अंडर ह्यूमोरल इम्यूनिटी। ठीक है, एंटीबॉडी प्रोडक्शन ह्यूमोरल इम्यूनिटी का काम है, और एंटीबॉडी प्रोडक्शन करते हैं बी सेल्स। ठीक, बी लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूसर्स एंटीबॉडी, तो वो सब ह्यूमोरल इम्यूनिटी के अंदर आएगा, एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, बी सेल का रोल जो है ह्यूमोरल इम्यूनिटी में आएगा। ठीक है, हम बोल सकते हैं प्रोड्यूस इन ब्लड प्लाज्मा। ठीक है, तो ये सारे ह्यूमोरल इम्यूनिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स हैं। नेक्स्ट, सेल्यूलर इम्यूनिटी जो है वो बॉडी के सेल्स प्रोड्यूस करेंगे, सेल्यूलर लिम्फोसाइट्स प्रोड्यूस करेंगे, यानी कि टी सेल्स प्रोड्यूस करेंगे। तो ये है टी लिम्फोसाइट्स के द्वारा प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यहाँ पे कोई एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होती है, नो एंटीबॉडी प्रोडक्शन। ठीक है, हम बोल सकते हैं एक इसकी खास बात ये होती है कि ये ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन में जो रिजेक्शंस होते हैं, ग्राफ्ट रिजेक्शंस, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है भाई सेल्यूलर इम्यूनिटी। क्योंकि हमारी बॉडी के जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उनके पास मेमोरी होती है कि हमारी बॉडी के सेल्स कौन से हैं और बाहर के सेल्स कौन से हैं। अगर किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म का कोई बॉडी ऑर्गन हमारी बॉडी में इम्प्लांट किया जाता है, ग्राफ्ट किया जाता है, तो उसको रिजेक्ट कर देता है हमारा इम्यून सिस्टम, जिसमें सेलुलर इम्यूनिटी इन्वॉल्व होती है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं कि ग्राफ्ट रिजेक्शन में इन्वॉल्व होता है सेलुलर इम्यूनिटी।
ओके, तो ये है ह्यूमोरल और सेलुलर इम्यूनिटी ब्रीफली। ठीक, चलते हैं आगे की तरफ कि ये काम कैसे करती है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी किस तरह से फंक्शन करती है। ठीक है, एक्वायर्ड इम्यूनिटी की जो फंक्शनिंग है वो 2 स्टेजेस में होती है। जब पहला इन्फेक्शन होता है हमारी बॉडी में, तो फिर जो हमारा एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम है, बी लिम्फोसाइट्स हैं, टी लिम्फोसाइट्स हैं, वो बहुत ही स्लोली एक्ट करते हैं। ठीक है, ऐसा रिस्पॉन्स बहुत स्लो होता है या इनिशियल रिस्पॉन्स होता है, प्राइमरी रिस्पॉन्स बोलते हैं इसको। लेकिन एक बार इन्फेक्शन होने के बाद हमारी बॉडी के अंदर इम्यूनिटी आ जाती है, हमारी बॉडी को पता चल जाता है कि ये जो पैथोजन है ये किस टाइप से इसको मारना है। तो जब फर्दर सब्सिक्वेंट इन्फेक्शंस होते हैं तो नेक्स्ट इन्फेक्शन के टाइम पे हमारी बॉडी के पास क्योंकि मेमोरी है, इसलिए वो बहुत ही तेज़ी से एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो इन्फेक्शन हमारी बॉडी को होता तो है लेकिन उसका कोई भी अफेक्ट हमारी बॉडी को नहीं हो पाता है, क्योंकि उसको पहले ही काउंटर कर देते हैं हमारी एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम। ठीक है, और ऐसे रिस्पॉन्स को, इस सेकेंड रिस्पॉन्स को कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स या फिर एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ठीक है, अगर मैं एक ग्राफ बनाऊं रिस्पॉन्स का, ठीक है, ये रिस्पॉन्स का ग्राफ है, तो शुरुआती रिस्पॉन्स जो फर्स्ट इन्फेक्शन के टाइम पे रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही लो होगा, ये है प्राइमरी रिस्पॉन्स। ठीक है, लेकिन जो सेकंड इन्फेक्शन होगा उस टाइम पे जो रिस्पॉन्स होगा वो बहुत ही हाइपर एक्टिवेटिंग होता है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिस्पॉन्स। ठीक है, इसी को हम कहते हैं एनेमनेस्टिक रिस्पॉन्स। ओके, तो ये चीज़ देखी जाती है हमारे एक्वायर्ड इम्यून सिस्टम के रिस्पॉन्स में। ओके, चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब ह्यूमोरल इम्यूनिटी की बात करते हैं तो उसमें बी लिम्फोसाइट एक्ट करते हैं हमारी ब्लड में, ह्यूमर में, है ना, जिसकी वजह से एंटीबॉडी प्रोड्यूस होती है और एंटीबॉडी जो है वो किलिंग कॉज करवाती है। ठीक है, किसी पैथोजन का। तो ये चीज़ यहाँ पे समझना ज़रूरी है कि एंटीबॉडी एक्चुअली में किलिंग करती नहीं है, एंटीबॉडी रिकॉग्नाइज करती है किसी एंटीजन को, किसी पैथोजन को। ठीक है, और वो फिर दूसरे ब्लड सेल्स, दूसरे लिम्फोसाइट्स, दूसरे फैगोसाइट्स, WBCs को बुलाती है उस एरिया में जहाँ पे वो पैथोजन प्रेजेंट है, और वो जो सेल्स आए हैं वो उसकी फैगोसाइटोसिस और किलिंग करते हैं, ना कि खुद एंटीबॉडीज़। एंटीबॉडीज़ आर एक्चुअली द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द बी सेल्स। जैसे मैं दिखाता हूँ, ये एक मान लो बी लिम्फोसाइट है, इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी हुई होती हैं। ठीक है, इस टाइप से, ठीक, इस टाइप से इसके ऊपर एंटीबॉडीज़ लगी हुई होती हैं जब इसके ऊपर कोई इन्फेक्शन नहीं हुआ है। लेकिन जब इसको एक्टिवेट किया जाता है तो ये इन एंटीबॉडीज़ को रिलीज़ करना शुरू कर देता है। ठीक है, और ये रिलीज एंटीबॉडी फिर ब्लड प्लाज्मा में जाती हैं। ओके, और ये फिर किसी पैथोजन, मान लो ये है पैथोजन या एंटीजन, इसके साथ ये जाके रिएक्ट करती हैं, इसके साथ जाके ये रिएक्ट करती हैं और ये फिर बुलाती हैं दूसरे सेल्स को, फैगोसाइट्स को, कि तुम लोग आओ और इसको मारो, फैगोसाइटोसिस करो इसकी। ठीक है, तो यहाँ पे फिर होती है आइडेंटिफिकेशन एंड फैगोसाइटोसिस। ठीक है, यहाँ पे होती है आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन कैसी होती है? एंटीबॉडी एंटीजन इंटरैक्शन के कारण। ठीक है, बाय एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन। एंटीजन एंटीबॉडी इंटरैक्शन, और उसके बाद होती है इसकी फैगोसाइटोसिस। ठीक है, तो इस तरह से ये काम होता है। ठीक, तो दिस इज हाउ ह्यूमोरल इम्यून सिस्टम या फिर बी सेल मेडिएटेड इम्यून सिस्टम एक्ट्स। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की तरफ। सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, अगर मैं सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की बात करता हूं तो हमने पहले ही पढ़ा कि इट इज मेडिएटेड बाय बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स। और जो टी लिम्फोसाइट्स होते हैं वो करते क्या हैं, वो करते ये हैं कि वो खुद एंटीबॉडी नहीं प्रोड्यूस करते हैं, पर वो एक्टिवेट करते हैं, वो बताते हैं बी सेल को कि भाई पैथोजन आ गया है, अब तुम इस टाइप की एंटीबॉडी प्रोड्यूस करो जिसकी वजह से इसकी किलिंग होगी। तो दे देमसेल्फ डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज बट दे स्टिमुलेट बी सेल्स टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी। देयर आर मेनी अदर टाइप्स ऑफ टी लिम्फोसाइट्स, जैसे हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स, मेमोरी टी लिम्फोसाइट्स, सप्रेसर टी लिम्फोसाइट्स एंड ऑल्सो साइटोटॉक्सिक टी लिम्फोसाइट्स, जो कि किलिंग में इन्वॉल्व होते हैं बट दे ऑल्सो डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज। ओके, तो ये चीज़ है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की। ठीक, चलते हैं हम लोग आगे अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जिसको हम लोग कहते हैं एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। ठीक है, इम्यूनिटी जो है वो एक्टिव भी हो सकती है और पैसिव भी हो सकती है। एक्टिव इम्यूनिटी एंड पैसिव इम्यूनिटी। अगर मैं बात करता हूँ एक्टिव पैसिव इम्यूनिटी की, तो ये बेसिकली इट इज़ डीलिंग विद कि हमारी बॉडी किस तरह से कोप अप करती है किसी इन्फेक्शन से। अगर मैं बोलता हूँ एक्टिव इम्यूनिटी क्या है, जैसे हमारी बॉडी ने के अंदर कोई पैथोजन गया और हमारी बॉडी ने खुद ने एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस की बाय रिएक्टिंग विद द पैथोजन, तो वो एक्टिव इम्यूनिटी के अंदर आएगा। ठीक है, लेकिन अगर मान लो हम लोग कहीं रास्ते से जा रहे थे और रास्ते में हमको मिल गया सांप और उसने हमें काट लिया, तो उस वेनम के अगेंस्ट हमारी बॉडी एंटीबॉडी बना तो सकती है, मतलब वो एक्टिवली एक्ट कर तो सकती है, लेकिन कर नहीं पाएगी क्योंकि उसके पास उतना टाइम ही नहीं होता है कि वो उस पर एक्ट कर पाए, क्योंकि स्नेक वेनम बहुत जल्दी एक्ट करता है, हमारी बॉडी को बहुत जल्दी अफेक्ट करता है। ठीक है, तो ऐसे केसेस में हमको बाहर से ही कुछ ऐसे प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ देने पड़ते हैं जो कि उस स्नेक वेनम को काउंटर करते हैं, और इसी चीज़ को हम लोग एंटी वेनम भी बोलते हैं। तुम लोगों ने सुना होगा एंटी टेटनस सीरम दिया जाता है जब टेटनस जब किसी को टेटनस हो जाता है, या फिर हम बोल सकते हैं जब किसी को किसी लोहे की चीज़ से कट लग जाता है ना, तो उसमें कई बार वैक्सीन भी होती है, लेकिन एंटी टेटनस सीरम भी दिया जाता है जिसमें प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ होती हैं विच फाइट्स विद द बैक्टीरिया विच कॉजेज टेटनस, दैट इज़ क्लोस्ट्रीडियम टेटनी। ठीक, तो एक्टिव इम्यूनिटी में बॉडी एक्ट्स बाय इटसेल्फ। ठीक है, बाय इटसेल्फ मतलब कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन बाय इटसेल्फ, एंटीबॉडी बाय इटसेल्फ। लेकिन पैसिव में क्या होता है, एंटीबॉडी फ्रॉम आउटसाइड, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी इज गिवन। ठीक, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज यहाँ पे दी जाती हैं। अब इसमें पैसिव में एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल आता है, वो आता है कोलेस्ट्रम ऑफ मिल्क, है ना। जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनके इनिशियल डेज आफ्टर प्रेगनेंसी में जो मिल्क आता है वो उसका टेक्सचर अलग होता है, वो थोड़ा अलग टाइप का होता है। क्यों? क्योंकि वो होता है कोलेस्ट्रम। ठीक, अब उस कोलेस्ट्रम की खास बात ये होती है कि वो बच्चे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा डॉक्टर भी बोलते हैं कि इनिशियल डेज का मिल्क बच्चे को मिलना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एंटीबॉडीज़ प्रेजेंट होती हैं, मेनली IgA, जो कि बच्चे को किसी दूसरे बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म से लड़ने की क्षमता देता है। बट इट इज़ प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज़ गिवन टू द चाइल्ड, इसीलिए ये पैसिव इम्यूनिटी में आता है। ठीक है, तो कोलेस्ट्रम विल कम अंडर पैसिव इम्यूनिटी। एंटी टेटनस सेरम, एंटी वेनम, ये सब किस में आएंगे? ये सब आएंगे पैसिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल में। ओके, एक्टिव इम्यूनिटी के एग्जाम्पल में एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आता है वैक्सीन, जिसको हम कहते हैं। ठीक है, वैक्सीन जो है उसमें होता क्या है? वैक्सीन में होता ये है कि जो इंजेक्शन हमें वैक्सीन में दिया जाता है उसके अंदर प्री फॉर्म्ड एंटीजेंस होते हैं,
जो कि वीकेंड होते हैं, उस वीक एंटीजन को हमारी बॉडी में डेलिबरेटली इंजेक्ट किया जाता है ताकि हमारी बॉडी उस वीक एंटीजन के अगेंस्ट प्रोड्यूस कर दे किसको, एंटीबॉडीज़ को, ताकि उसमें मेमोरी आ जाए हमारी बॉडी में और वो सब्सिक्वेंट जब रियल इन्फेक्शन हो तब वो काउंटर कर पाए उस इन्फेक्शन से। ओके, तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। ठीक, तो वैक्सीन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ एक्टिव इम्यूनिटी, जबकि जो कोलेस्ट्रम है या एंटी टेटनस सीरम है या एंटी वेनम है, इट्स एन एग्जाम्पल ऑफ पैसिव इम्यूनिटी। ओके, चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं वैक्सीनेशन का। वैक्सीनेशन जो टर्म ही है, इट इज़ कमिंग फ्रॉम वेका। वेका मीन्स होता है काउ या फिर हम बोल सकते हैं कैटल्स, क्योंकि जो पहली वैक्सीन है वो कैटल के लिए या से ही प्रोड्यूस की गई थी, क्योंकि काउ पॉक्स के अगेंस्ट वो प्रोड्यूस की थी हमारे एडवर्ड जेनर ने। ठीक है, इसीलिए इसका नाम होता है वैक्सीन। ठीक, और ये जो वैक्सीन्स होती हैं ये हमें पता है एक्टिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है, क्योंकि इसमें प्री फॉर्म्ड वीकेंड एंटीजेंस हमारी बॉडी में इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी जो है वो एंटीबॉडी प्रोड्यूस करने लग जाती है और फर्दर इन्फेक्शन में जब रियल इन्फेक्शन होता है उस पैथोजन के साथ तो उसको काउंटर कर पाती है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट वैक्सीनेशन। अभी वैक्सीनेशन के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, या तो वैक्सीनेशन सीधा ही दिया जाता है बाय वीकेंड पैथोजेंस, हमने किसी पैथोजन को वीक किया, उसको हीट किल किया, है ना, और उसको हमारी बॉडी में डाल दिया। जैसे पोलियो वायरस के लिए जो वैक्सीन दी जाती है दैट इज़ वीकेंड या एटेन्यूएटेड टाइप ऑफ वैक्सीन। ठीक है, तो दैट इज़ वीकेंड टाइप, एटेन्यूएटेड। या फिर किसी वैक्सीन में पूरा ऑर्गेनिज्म नहीं डाल के हम लोग उसके स्पेसिफिक एंटीजेंस को इंजेक्ट करते हैं हमारी बॉडी में वाया सम इंजेक्शंस, वो भी एंटीजन की तरह एक्ट करती है क्योंकि वो उस एंटीजन या पैथोजन का पार्ट होता है। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पार्ट को इंजेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, या फिर आजकल के टाइम पे आ गई है डीएनए या आरएनए बेस्ड वैक्सीन्स। ठीक है, जो रिकम्बिनेंट वैक्सीन्स के केस में आती हैं। ठीक, रिकम्बिनेंट वैक्सीन भी आ गई हैं। जो ये एटेन्यूएटेड टाइप है इसको हम कहते हैं फर्स्ट जनरेशन वैक्सीन, और जो उससे बाद वाली है उसको हम कहते हैं सेकेंड जनरेशन वैक्सीन, और जो थर्ड जनरेशन वैक्सीन है वो है रिकम्बिनेंट टाइप ऑफ वैक्सीन्स। ओके, तो ये चीज़ है। ठीक, अब जैसे मैं कोरोना वैक्सीन की बात करता हूँ तो इट विल कम अंडर रिकम्बिनेंट वैक्सीन, क्योंकि उसमें डीएनए ही इंट्रोड्यूस किया जा रहा था इन कोविशील्ड अगर मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ थी यहाँ पे। चलते हैं आगे हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, दैट इज़ ऑटो इम्यूनिटी। पर एक जो एग्जाम्पल तुम लोगों की बुक में दिया हुआ है वैक्सीन का, वो ये है कि हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन जो है वो दिया जा रहा है वाया यीस्ट वेक्टर। ठीक है, तो उसके प्लाज्मिड, यीस्ट के अंदर जो प्लाज्मिड डाला जाता है उसमें कुछ ऐसी जीन्स, कुछ ऐसी डीएनए डाल दिया जाता है जो कि एज अ वैक्सीन काम करती है अगेंस्ट हेपेटाइटिस बी। ठीक है, तो ये चलते हैं हम आगे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑटो इम्यूनिटी। ऑटो इम्यूनिटी की अगर मैं बात करता हूँ, नाम से ही पता चल रहा है ऑटो इम्यूनिटी का क्या मतलब है। हमारे इम्यून सिस्टम का काम है कि हमको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म से फाइट करने की क्षमता देना, कैपेसिटी या एबिलिटी प्रोवाइड करना। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारी बॉडी के जो इम्यून सिस्टम है वो हमारी खुद की ही बॉडी को अफेक्ट करने लग जाता है, हमारे ही ऑर्गन्स को नुकसान पहुंचाने लग जाता है। ऐसे डिसऑर्डर्स को हम कहते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर या फिर ऑटो इम्यूनिटी। ठीक है, अब जो ऑटो इम्यूनिटी होती है उसमें मेनली हमको क्या चीज़ याद करनी है, मेनली हमको याद करने हैं उसके एग्जाम्पल्स, जैसे कि रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक, हमें पता है आर्थराइटिस क्या होता है, इट इज़ इन्फ्लेमेशन ऑफ साइनोवियल जॉइंट्स। ठीक, एक रूमेटॉइड फैक्टर प्रोड्यूस होता है विच इज़ एन एंटीबॉडी, जो कि हमारी साइनोवियल मेम्ब्रेन में प्रेजेंट सेल्स को अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से इन्फ्लेमेशन ऑफ जॉइंट होने लग जाती है। दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रूमेटॉइड आर्थराइटिस। ठीक है, हशीमोटोज डिजीज़,
ठीक, हशीमोटो डिजीज इज मेनली कंसर्न विथ थायराइड ग्लैंड। ठीक, बोल सकते हैं हम लोग माइस्थेनिया ग्रेविस। ठीक है, डायबिटीज का भी एक टाइप जो होता है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में ही आता है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे आ रहे हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर के। क्रॉनिक हेपेटाइटिस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, क्रॉनिक हेपेटाइटिस ये भी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है, ये चीज़ देखी जाती है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं अपने टॉपिक पे जिसका नाम होता है एलर्जी। एलर्जी जिसको हम कहते हैं हाइपर सेंसिटिविटी भी, हाइपर सेंसिटिविटी। हाइपर सेंसिटिविटी का क्या मतलब है भाई? सेंसिटिविटी एक चीज़ होती है, हाइपर सेंसिटिविटी एक चीज़ होती है। अगर हमारी बॉडी में कोई ऐसी चीज़ है, कोई बाहर से ऐसी चीज़ आई जो हमारी बॉडी को किसी तरह से इन्फेक्ट या अफेक्ट नहीं कर रही है, मतलब कि वो आई तो बाहर की चीज़ है, मतलब हमारी बॉडी के सेल्फ के सेल्स नहीं है, बाहर की चीज़ है, लेकिन फिर भी वो हमारी बॉडी में एज सच कोई भी हार्म कॉज नहीं कर रही है, लेकिन हमारी बॉडी को ऐसा लगता है कि ये कोई चीज़ बाहर से आई है तो यह हमारी बॉडी को हार्म करेगी ही करेगी, जो कि केस नहीं होता है कई बार। ठीक है, तो ऐसे केस में अगर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है बेवजह, तो उस टाइप की इम्यून एक्टिवेशन को हम कहते हैं एलर्जी या फिर हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, जो बेवजह एक्टिवेशन ऑफ इम्यून सिस्टम होता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, मेनली एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस होने लग जाती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन ई, IgE प्रोड्यूस होने लग जाती है एलर्जी के केस में, जो कि हमारे मस्ट सेल्स एंड बेसोफिल्स से, मस्ट सेल्स और बेसोफिल्स से कुछ केमिकल्स का सिक्रीशन कराती हैं। वो केमिकल्स हैं हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन। ठीक है, ये जो हिस्टामिन और सेरोटोनिन होते हैं यही मेन कल्प्रिट होते हैं एलर्जिक रिएक्शंस में, जो भी हमारी बॉडी में रिस्पॉन्सेज क्रिएट होते हैं। जैसे कि एलर्जिक रिएक्शन में हम बोलते हैं कि खांसी आने लग जाती है, स्नीजिंग होती है, ब्रोंकाइटिस हो जाती है, मतलब इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई हो जाता है, हम बोल सकते हैं रैशेस पड़ जाते हैं, वासोडाइलेशन हो जाती है ना। तो वो सारे के सारे काम यही हिस्टामिन एंड सेरोटोनिन करा रहा है। ये जो हिस्टामिन होता है इट्स अ वासोडाइलेटर, मतलब कि ये हमारी ब्लड वेसल को डायलेट कर देता है, और जब हमारी ब्लड वेसल डायलेट होती है तो वो उनके जो पोर्स होते हैं वो बड़े हो जाते हैं डायलेशन के कारण। जब पोर्स बड़े हो जाते हैं तो उससे ब्लड बाहर निकल आता है, जिसके कारण हमारे जो हाथ है या पैर है उनमें रैशेज यानी कि रेडनेस आ जाती है। सेरोटोनिन इज अ वासो कंस्ट्रिक्टर। ठीक है, तो ये भी इन्वॉल्व होता है एलर्जिक रिस्पॉन्सेज में। ओके, अब यहाँ पे जो एग्जांपल्स हैं एलर्जिक रिस्पॉन्सेज के वो हम लोग देख लेते हैं। बहुत सारे एग्जांपल है, जैसे सबसे कॉमन जो एग्जांपल है दैट इज अस्थमा। अस्थमा हमें पता है लंग्स का डिसऑर्डर है, एलर्जिक रिएक्शन ऑफ लंग्स। ठीक है, स्नीजिंग, बीजिंग, ब्रोंकाइटिस यानी कि ब्रोंकाई में इन्फ्लेमेशन होता है अस्थमा के केस में। हे फीवर, ठीक है, हे फीवर। ठीक, जब कोई कल्टीवेशन होती है, हार्वेस्टिंग होती है, तो उसमें जब कटिंग होती है किसी फील्ड की एग्रीकल्चर, तो वहाँ से घास फूस निकलती है, वो बहुत ही छोटे माइन्यूट पार्टिकल्स होते हैं जिनको हम हे बोलते हैं। उनके कारण अगर एलर्जिक रिस्पॉन्स होता है तो दैट कॉजेज हे फीवर। ठीक है, पॉलन एलर्जी भी होती है हमारे पास। ठीक है, हमारे पास और भी चीज़ें आती हैं एलर्जी में, जैसे कि एनाफिलैक्टिक शॉक। एनाफिलैक्टिक शॉक, इसमें क्या होता है, अगर हम कोई भी मेडिसिन ले लेते हैं जिसके कारण हमें एलर्जिक रिस्पॉन्स क्रिएट होता है, तो उस टाइम पे अचानक से हमारी बॉडी में वासोडाइलेशन हो जाता है, हार्ट बीट बहुत ही स्लो हो जाती है, विच कैन कॉज इंस्टेंट डेथ ऑफ एनी पर्सन। ठीक है, कई बार ये केसेस आते हैं कि एक इंसान ने दवाई खाई कोई और उसको रिएक्शन कर गई और वो तुरंत ही उसकी डेथ हो गई।
तो वन ऑफ द कॉज मे बी एनाफिलेक्टिक शॉक्स, ठीक है। तो दिस इज एलर्जी, ओके। चलते हैं आगे। अब यहाँ तक जो टॉपिक हमने पढ़ा है इस चैप्टर का वो इम्यून सिस्टम से रिलेटेड था। अब इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक हमको पढ़ना है, दैट इज रिलेटेड टू टू वेरी नोटोरियस टाइप ऑफ डिसऑर्डर्स। फर्स्ट वन इज एड्स एंड सेकेंड वन इज दिस वन नोन एज कैंसर, ठीक है। पहला हम पढ़ते हैं एड्स। एड्स इज एक्वायर्ड immunodeficiency syndrome, acquired immunodeficiency syndrome, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब क्या होगा। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम का मतलब होगा कि यहाँ पे हमारी बॉडी में इम्यून सिस्टम जो है वो सप्रेस हो जा रहा है ड्यू टू द वायरस कॉजिंग एड्स, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जो HIV वायरस है वो हमारे इम्यून सेल्स को ख़त्म कर रहा है, बर्स्ट कर रहा है, किल कर रहा है, ठीक है। देखते हैं क्या होता है। एड्स इज कॉज्ड बाय HIV, हमें पता है, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ठीक, ओके। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉज कर रहा है एड्स, लेकिन कैसे कॉज कर रहा है ये देखते हैं। हम देखेंगे इसको बाय सीइंग द लाइफ साइकिल ऑफ दिस वायरस, ठीक है। पहले लेकिन हम लोग देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। जो एड्स का वायरस है HIV, अगर मैं इसका बहुत सिंपल सा डायग्राम बनाऊं तो वो कुछ ऐसा दिखेगा, ठीक। ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम है ये, ठीक। ये हुआ जेनेटिक मटेरियल हुआ, ठीक। जो बाहर का पार्ट होता है किसी भी वायरस का उसको हम कहते हैं एनवेलप, ओके। इस एनवेलप के अंदर एक प्रोटीनिशियस लेयर होती है जिसको हम कहते हैं कैप्सिड, ठीक। और इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल होता है इस वायरस का विच इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA, ठीक है। इट इज अ सिंगल स्ट्रैंडेड RNA। इसीलिए जो HIV वायरस है उसको हम कहते हैं रेट्रोवायरस। रेट्रोवायरस मतलब कि द वायरस हुज जेनेटिक मटेरियल इज RNA, ओके। अब यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक और चीज़ होनी चाहिए जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। तो यहाँ पे एंजाइम भी प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, ठीक, जो कि इस सिंगल स्ट्रैंडेड RNA को DNA में कन्वर्ट करती है, cDNA में कन्वर्ट कराने में हेल्प करती है, ओके। तो ये है एक ओवर सिंप्लीफाइड डायग्राम ऑफ एड्स वायरस दैट इज HIV। अब हम चलते हैं इस पर्टिकुलर वायरस के लाइफ साइकिल पर, देखते हैं क्या होता है। अगर मान लो किसी पर्सन के अंदर ये HIV का वायरस घुस जाता है तो वो कहाँ जाएगा? वो सबसे पहले एंटर करता है हमारी बॉडी के इम्यून सेल में जिसका नाम होता है मैक्रोफाजेस, ठीक है। और ये इन्हीं मैक्रोफाजेस के अंदर काफ़ी टाइम तक रहने लग जाता है, ठीक है। बहुत टाइम तक ये इसके अंदर रिसाइड करता है और डॉर्मेंट रहता है। 2, 3, 4, 5 साल तक किसी पर्सन को पता ही नहीं चलता है कि उसकी बॉडी के अंदर HIV का वायरस भी है, ठीक है, क्योंकि वो अपनी लाइसोजेनिक फेज के अंदर होता है, मतलब कि इनएक्टिव यानी कि नॉन विरुलेंट स्टेज पे होता है, एक तरह से बोल सकते हैं हम, ठीक है। इसके अंदर वो स्लोली डिवाइड करता रहता है और ग्रो करता रहता है, मल्टीप्लाई एंड ग्रो, ठीक, ठीक है। ऐसे ही ये काफ़ी टाइम तक ग्रो करता रहता है और इसीलिए हम मैक्रोफाजेस को कहते हैं HIV फैक्ट्री। क्यों? क्योंकि वहाँ पे HIV जो है वो बहुत टाइम तक ग्रो करता रहता है, ठीक है। इसको हम कहते हैं HIV फैक्ट्री, ठीक। अब जब टाइम आता है उसका विरुलेंस शो करने का, यानी कि लिटिक साइकिल में आने का,
तब वो हमारे मैक्रोफेजेस से निकल के हेल्पर टी सेल्स के अंदर भी जाने लग जाते हैं। ठीक है, तो अब ये जाने लग जाते हैं हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर। हेल्पर टी लिम्फोसाइट के अंदर, ठीक है, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स के अंदर ये जाने लग जाते हैं। और जो हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स हैं, हमें पता है वो हमारे इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जब ये वायरस इस हेल्पर टी सेल के अंदर चला जाएगा तो क्या होगा, जाहिर सी बात है कि इसकी किलिंग करेगा, इसकी बर्स्टिंग करेगा और इनकी डेथ होगी। मैक्रोफेजेस और हेल्पर टी सेल्स की होने लग जाती है किलिंग बहुत तेज़ी से। ठीक है, और ये वैसे भी बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे ब्लड में नहीं प्रेजेंट होते हैं। जब इनकी मैसिव किलिंग होने लग जाती है तब हमारा इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है। इसीलिए देखा जाता है जो जिस बंदे को HIV एड्स होता है उसका इम्यून सिस्टम वीक होने लग जाता है और उसको बहुत जल्दी, बहुत आसानी से बहुत डिफरेंट टाइप्स के डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं। जैसे कि हम बोलते हैं TB, ट्यूबरक्लोसिस बहुत इजीली हो जाता है, टॉक्सोप्लाज्मा इन्फेक्शंस बहुत इजीली हो जाता है, कॉमन कोल्ड बहुत इजीली हो जाता है। जितने भी इन्फेक्शियस डिसऑर्डर्स हैं वो काफ़ी तेज़ी से ऐसे इंडिविजुअल्स में कॉज होने लग जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ है जिसकी वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। ओके, चलते हैं आगे। अब अगर मैं ये कहता हूँ कि इसके वो क्या है, हम बोल सकते हैं कि इसके ये कैसे कॉज होता है, एजेंट्स ऑफ कॉजल क्या है। बहुत सारे कॉजेज हैं लेकिन मेन जो कॉज है वो है सेक्सुअल इंटरकोर्स या फिर मल्टीपल पार्टनर्स विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक है, विद मल्टीपल पार्टनर्स। ठीक, या फिर हम बोल सकते हैं यूजिंग इन्फेक्टेड सिरिंजेस, ठीक है, कंटेमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, मदर्स से बेबी में भी जा सकता है ये, फ्रॉम प्रेग्नेंट मदर्स टू बेबी। ठीक है, मेन बात ये है कि अगर बॉडी फ्लूइड्स का कांटेक्ट आता है किसी इन्फेक्टेड पर्सन से, नॉर्मल पर्सन का, तो ये इन्फेक्शन हो जाता है। किसी भी तरह से अगर बॉडी फ्लूइड कांटेक्ट में आता है तो फिर ये इन्फेक्शन हो जाता है इन इंडिविजुअल्स को जो नॉन इन्फेक्टेड होते हैं एक टाइम पे। ठीक है, तो ये है एजेंट्स ऑफ कॉजल ऑफ HIV एड्स। अब हम चलते हैं नेक्स्ट कि इससे बचने के लिए क्या क्या चीज़ें गवर्नमेंट या फिर NGOs चलाती हैं। ठीक है, हमें पता है कि HIV एड्स इज़ इनक्यूरेबल। ठीक है, एड्स इज़ एन इनक्यूरेबल डिसऑर्डर। ठीक, एड्स इनक्यूरेबल डिसऑर्डर है, ये हमें पता है, लेकिन इससे जो डेथ होने वाली है एक पर्सन की, अगर वो बहुत जल्दी होने वाली है तो उसको प्रिवेंट किया जा सकता है कुछ टाइम के लिए बाय गिविंग सर्टेन टाइप ऑफ ड्रग्स, जैसे कि एजिडोथाइमिडीन एक बहुत ही कॉमनली सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला ड्रग है एड्स के केस में। ठीक है, ये चीज़ याद नहीं करनी है फिर भी बता रहा हूँ। अब जागरूक कर मतलब इससे बचने के लिए जागरूक ही किया जा सकता है। ठीक है, तो इसीलिए गवर्नमेंट काफ़ी सारी स्कीम चलाती हैं, जैसे कि एक दिन साल का हम लोग बोल देते हैं कि उसको एड्स डे बना देते हैं 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को हम लोग एड्स डे बोलते हैं। बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है। ठीक है, बहुत सारी NGOs हैं जो कि ऐसे कैंपेन चलाती हैं जागरूकता फैलाने के लिए। NGOs हैं हमारे पास, एंड ऑल्सो देयर इज़ वन ऑर्गेनाइजेशन नोन एज NACO, नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, वो भी अवेयरनेस प्रोग्राम्स चलाती हैं। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं अवेयरनेस प्रोग्राम्स के अंदर आती हैं अगेंस्ट एड्स। ओके, तो ये था एड्स। अब हम अपने नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर पे चलते हैं
दैट इज़ कैंसर। देखते हैं, कैंसर की बात करें तो कैंसर हमें पता है कि ये इट्स एन नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर। कैंसर इज़ अ नॉन इन्फेक्शियस डिसऑर्डर, ठीक है। अगर वो नॉन इन्फेक्शियस है तो वो हो कैसे रहा है हमको, है ना, वो चीज़ भी हम देखेंगे। लेकिन पहले हम देखते हैं कि कैंसर है क्या एक्चुअली में, है ना। कैंसर बेसिकली क्या है, इट इज़ अ ट्यूमरस ग्रोथ, ठीक है। अनकंट्रोल्ड, हमें पता है कि हमारी बॉडी में हर चीज़ रेगुलेटेड है, कंट्रोल्ड है, ठीक। अगर कोई भी चीज़ हमारी बॉडी में अनकंट्रोल्ड होने लग जाती है तो वो कोई इतना कोई डिसऑर्डर तो बना ही लेगी। इसी तरह से हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न जो है वो काफ़ी रेगुलेटेड होता है, स्पेसिफिक टाइम पे होता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारी बॉडी में सेल डिवीज़न की प्रोसेस जो है वो अनकंट्रोल्ड वे में होने लग जाएगी तो वो जो मास ऑफ सेल बनेगा बाय रैपिड डिवीजन ऑफ सेल्स, वो एक गांठ बना लेगा जिसको हम ट्यूमर बोलने लग जाते हैं। और अगर वो ट्यूमर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में बनने लग जाए, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में जाके वहाँ ग्रो होने लग जाए, तो उसको हम फिर कैंसर कहने लग जाते हैं। ओके, तो कैंसर इज़ बेसिकली अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल। ठीक, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स ऑफ बॉडी, किसी भी कारण से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीज़ आती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ से ट्यूमर भी बनता है और कैंसर भी होता है, ठीक है। तो इसीलिए दो पार्ट पे हम लोग इसको डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं बेनाइन ट्यूमर, ठीक है, और एक को हम कहते हैं मैलिग्नेंट ट्यूमर। ओके, बेनाइन ट्यूमर और मैलिग्नेंट ट्यूमर बोलते हैं, ठीक। बेनाइन ट्यूमर जो है वो हमारी बॉडी में किसी एक जगह पे कन्फाइंड रहने वाले ट्यूमर को बोलते हैं। अगर हमारी बॉडी में कहीं पे ट्यूमर बना है और वो किसी एक ही पार्ट में कन्फाइंड है, दैट विल कम अंडर द कैटेगरी ऑफ बेनाइन ट्यूमर, ठीक है। तो ये है रिस्ट्रिक्टेड है, ये लोकल है ये, ठीक है। लेकिन जो मैलिग्नेंट ट्यूमर है वो लोकलाइज नहीं है, वो डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में ट्यूमर फॉर्म हो रहा है। इट इज नॉट लोकलाइज्ड, नॉट लोकलाइज्ड, ठीक। ये जो लोकलाइज्ड है, ये क्यों लोकलाइज्ड है और वो लोकलाइज्ड क्यों नहीं है? क्योंकि जब ट्यूमर्स ग्रो करते हैं और वो अगले स्टेजेस तक जाते हैं तो उनमें एक प्रॉपर्टी आ जाती है जिसको हम कहते हैं मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस वो प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण जो ट्यूमर के सेल्स हैं वो एक जगह से उठ के बॉडी के दूसरी जगह जाने लग जाते हैं। ओके, तो ये जो कैपेसिटी है मेटास्टेसिस की, ये मैलिग्नेंट ट्यूमर के पास आ जाती है, ठीक है। तो इनमें मेटास्टेसिस प्रेजेंट होती है, जबकि यहाँ पे मेटास्टेसिस नहीं होती है, ठीक। मेटास्टेसिस यहाँ पे एब्सेंट होती है। मतलब कि ये लोकलाइज इसीलिए है क्योंकि इसके सेल्स एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते हैं, जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर के केस में जा सकते हैं। ओके, तो ये है दो डिफरेंट टाइप के ट्यूमर, जिसमें से कैंसरस ग्रोथ जो है वो मैलिग्नेंट ट्यूमर को ही बोलते हैं। दे आर एक्चुअल नियोप्लास्ट्स, दे आर एक्चुअल कैंसर्स, ठीक है। ये मोर फैटल है, these are less fatal, ठीक है। तो ये चीज़ होती है यहाँ पे। अब देखते हैं कि एक्चुअली में ट्यूमर का ग्रोथ हो ही क्यों रहा है हमारी बॉडी में, है ना। मैंने पहली बात बताई कि अनकंट्रोल डिवीजन हो रही है, लेकिन अनकंट्रोल डिवीजन कैसे हो रही है, ठीक है। अब इसमें तुम लोगों ने सेल डिवीजन चैप्टर में पढ़ा होगा कि हमारे सेल डिवीजन में डिफरेंट टाइप ऑफ चेक पॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे हर फेज़ ऑफ सेल डिवीजन पे रोका जाता है सेल को कि अब आगे की फेज़ में जाना है कि नहीं। तो दैट इज़ अ रेगुलेटरी फेज़। अगर उसमें से कोई भी एक रेगुलेटरी फेज़ या रेगुलेटरी मैकेनिज्म ब्रीच होता है, ब्रेक होता है, तो दैट कैन लीड टू ट्यूमर फॉर्मेशन या अनकंट्रोल्ड ग्रोथ ऑफ सेल्स, ठीक है। तो इट इज़ मेनली कंसर्न्ड विद breakdown of regulatory factors,
ऑफ रेगुलेटरी फैक्टर्स फॉर सेल डिवीजन। ठीक है, अगर मान लो ये ब्रेकडाउन हो भी गया एक बार के लिए, मान लिया कि कुछ सेल्स डिवाइड कर भी गए, तो भी हमारी बॉडी के सेल्स के पास ये एबिलिटी होती है टू स्टॉप डिवाइडिंग। कैसे? जैसे एक लेयर ऑफ सेल्स डिवाइड कर जाते हैं तो उसके पास के जो नॉर्मल सेल्स होते हैं वो कुछ केमिकल्स रिलीज करते हैं कांटेक्ट में आने के बाद, जिसकी वजह से और फर्दर अनकंट्रोल्ड डिवीजन नहीं होती है। ठीक है, लेकिन जो कैंसर या ट्यूमरस सेल्स होते हैं उनके पास ये कांटेक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी भी लॉस्ट हो जाती है। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं लॉस ऑफ कांटेक्ट इनहिबिशन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो कॉज करवाने में इन्वॉल्व होती है किसको? किसी भी कैंसर को। ओके, अब देखते हैं कि कैंसर कॉजिंग एजेंट्स क्या क्या है। ठीक, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स, कैंसर कॉजिंग एजेंट्स। अगर मैं बोलता हूं कि कैंसर किस कारण से हो सकता है, किस कारण से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ या अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हो सकती है, उसमें पहला कारण आता है फिजिकल फैक्टर्स। फिजिकल फैक्टर जैसे कि रेडिएशन से एक्सपोजर होना, मेनली तो डीएनए में म्यूटेशन ही होना है ना। अगर वो म्यूटेशन किसी फिजिकल फैक्टर की वजह से हो रहा है, एक्सपोजर टू रेडिएशंस। ठीक है, अगर रेडिएशन से एक्सपोजर हो रहा है, एक्स रे, गामा रे, यूवी रे, इन सब से अगर एक्सपोजर हो रहा है तो फिर हम बोल सकते हैं कि कैंसर या ट्यूमरस ग्रोथ हो सकती है। यूवी रे इज अ नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन, जबकि एक्स रे एंड गामा रे आर आयोनाइजिंग रेडिएशन, क्योंकि उनकी वेवलेंथ कम है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है और उनकी एनर्जी ज़्यादा है, एक तरह से हम बोल सकते हैं। ठीक है, दूसरा जो फैक्टर है जो कॉज कराने में इन्वॉल्व होता है कैंसर को, उसको हम कहते हैं केमिकल फैक्टर्स। ठीक है, किसी भी केमिकल से एक्सपोजर जो हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए, हमारी बॉडी के सेल्स को इरिटेट करता है, दैट कैन ऑल्सो बी अ पॉजिटिव एजेंट फॉर कैंसर। ठीक है, जैसे कि हम बोल सकते हैं टोबैको स्मोक, है ना, तो टोबैको स्मोक केमिकल फैक्टर में आएगा। टोबैको, अल्कोहल, ठीक, एटसेट्रा। और एक फैक्टर होता है जिसको हम कहते हैं भाई बायोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर जिसमें कुछ वायरसेस होते हैं जो कि कैंसर कॉजिंग वायरसेस होते हैं। ठीक है, जैसे ह्यूमन पेपिलोमा वायरस जो है वो सर्वाइकल कैंसर्स कॉज करता है फीमेल्स में। तो ये चीज़ भी है कि वायरस जिनको हम कहते हैं ऑन्कोजेनिक वायरस, वो कॉज कराते हैं कैंसर्स। ठीक है, ये जो ऑन्कोजेनिक वायरसेस होते हैं इसमें कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं जो कि हमारे कुछ क्रोमोसोम्स या हमारे कुछ डीएनए को चेंज करती हैं, जिसकी वजह से अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है हमारी बॉडी में। हमारी बॉडी में कुछ जीन्स प्रेजेंट होती हैं जिनको कहते हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक है, अगर उन जीन का एक्टिवेशन हो जाता है, अगर वो ऑन्कोजेनिक ट्रांसफॉर्मेशन उनका हो जाता है, तो फिर वो कॉज करने लग जाती हैं कैंसर्स। ठीक है, तो हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती हैं प्रोटो ऑन्कोजीन्स। ठीक, अगर कोई वायरस इन्फेक्ट करता है तो वो कन्वर्ट करता है इन प्रोटो ऑन्कोजीन्स को इनटू ऑन्कोजीन्स। ठीक है, जिसकी वजह से कैंसर कॉज हो सकता है या फिर ट्यूमरस ग्रोथ हो सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ होती है। यहाँ तक हमने पढ़ा है कि कैंसर क्या है, कैंसर के टाइप्स क्या क्या हैं, कैंसर कॉजिंग एजेंट क्या क्या है। अब हम पढ़ते हैं कैंसर को डिटेक्ट कैसे किया जाए, डिटेक्शन। ठीक, जो डिटेक्शन है कैंसर का वो कैसे किया जाए, बहुत सारे टाइप्स हो सकते हैं डिटेक्शन के। पहला है बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजिकल फाइंडिंग्स। ठीक है, बायोप्सी एंड हिस्टोपैथोलॉजी। ठीक, मतलब मेनली टिश्यू को एग्जामिन करना,
अंडर माइक्रोस्कोप और बाय ट्रीटमेंट ऑफ सम टाइप्स ऑफ केमिकल्स, ठीक है। या फिर हम बोल सकते हैं एमआरआई या सीटी स्कैन क्या आ सकता है, एमआरआई एंड सीटी स्कैन। एमआरआई स्टैंड्स फॉर मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग एंड सीटी स्कैन स्टैंड्स फॉर कंप्यूटेड टोमोग्राफी, ओके। तो ये मेनली इमेजिंग टेक्निक्स है जिनके बेसिस पे हमारी बॉडी को स्कैन किया जाता है और उसके अंदर देखा जाता है कि कोई पर्टिकुलर टाइप का ट्यूमर है या नहीं है, इमेजिंग के थ्रू, मतलब बेसिकली पता कर रहे हैं, ठीक। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, एंटीबॉडीज़ के थ्रू भी पता किया जा सकता है, ठीक है। तो वाया एंटीबॉडीज़ भी पता किया जा सकता है, या इम्यूनोलॉजी के थ्रू भी पता किया जा सकता है, जैसे कि एलाइसा, ठीक है। तो ये सब भी टेक्निक्स हैं जिनसे पता किया जा सकता है कि भाई किसी की बॉडी में कैंसर ग्रो हो रहा है या नहीं हो रहा है, ओके। तो ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे कि कैंसर जो है उसका इलाज क्या है, ट्रीटमेंट क्या होता है। वैसे तो कैंसर लास्ट स्टेज पे अगर है तो उसका कोई इलाज नहीं हो सकता, लेकिन फिर भी अगर इनिशियल स्टेजेस पे है या मिडल पे है तो फिर भी हम बोल सकते हैं, ओके। ट्रीटमेंट, रेडिएशन थेरेपी, हमें किसी ना किसी तरह से उस ट्यूमर को हटाना पड़ेगा, ठीक है। हटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, रेडिएशन थेरेपी कर सकते हैं, रेडियोथेरेपी बोलते हैं इसको, ठीक, जिसमें हाई पावर ऑफ रेडिएशन सीधा डाली जाती है उसकी बीम टू द कैंसरस सेल, जिससे उसकी डेथ हो जाती है या वो ख़त्म हो जाता है। या फिर हम कर सकते हैं कीमोथेरेपी, कोई हार्श केमिकल हम अगर उस ट्यूमर पे डालें तो वो ट्यूमर उस केमिकल के से ख़त्म हो सकता है। जैसे हम बोल सकते हैं ल्यूकेमिया, ब्लड कैंसर जो है उसको ख़त्म किया जाता है बाय यूजिंग विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन, ठीक है, जो कि कुछ प्लांट से ऑब्टेन होते हैं, कीमोथेरेपी के अंडर आएगा वो, ठीक है। या तो हम कर सकते हैं एंटीबॉडी ट्रीटमेंट इम्यूनोलॉजी के थ्रू या इम्यूनोथेरेपी के थ्रू, इम्यूनोथेरेपी भी किया जा सकता है, ठीक। यहाँ पे हम लोग एंटीबॉडी इंजेक्ट कर सकते हैं स्पेसिफिक, और साथ ही साथ हम लोग ये भी इंजेक्ट कर सकते हैं जिसको हम कहते हैं अल्फा इंटरफेरॉन्स, ठीक। तो ये सारे ट्रीटमेंट्स हैं कैंसर के, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट कैंसर। और अब इसके बाद हम लोग चलते हैं इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे, दैट इज ड्रग। ड्रग की बात करते हैं। ड्रग्स बेसिकली कुछ नहीं है, दे आर केमिकल्स, ठीक, जो जिनके रिसेप्टर्स हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में प्रेजेंट होते हैं, ठीक। और वो जो रिसेप्टर्स हैं जिन पे ये ड्रग्स या फिर ये केमिकल्स बाइंड करते हैं, उनकी बाइंडिंग जब होती है तो वो कुछ टाइप के फिजियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, बिहेवियरल, फिजियोलॉजिकल एंड साइकोलॉजिकल चेंजेस कॉज करते हैं। और कई बार वो जो कॉजेज़ है, वो चेंजेस है, वो उस पर्सन को पसंद आने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इस ड्रग का एडिक्शन भी होने लग जाता है, ओके। तो एनीथिंग इन कंट्रोल डोज इज़ गुड, बट अगर उसकी एडिक्शन लग जाए तो ख़राब बात है। यही ड्रग किसी मेडिसिन की तरह भी काम कर सकता है, लेकिन अगर इसी ड्रग्स का ओवरडोज हो जाए तो ये एडिक्शन या फिर और टाइप के साइकोलॉजिकल चेंजेस भी कॉज कर सकता है हमारी बॉडी में, ओके। मेनली जो ड्रग्स हमको पढ़ने हैं वो है 3। पहला है ओफॉइड, दूसरा है कैनाबिनॉइड, और तीसरा है कोका एल्कालॉइड, जिसको हम कोकेन भी बोलते हैं, ठीक। कोका एल्कालॉइड जिसको हम कोकेन भी बोलते हैं, ठीक। तो ये चीज़ है। ओफॉइड्स जो है, एक एक करके नहीं, हम तीनों को एक साथ पढ़ेंगे। ओफॉइड जो है वो एक प्लांट से मिलता है जिसको हम कहते हैं ओपियम पॉपी, ठीक। ये जो ओपियम पॉपी है इसको हम पपावर सोमनिफेरम भी बोलते हैं। कैनाबिनॉइड जो है वो कैनबिस सैटिवा से मिलता है, ठीक। और जो कोका एल्कालॉइड है, कोकेन है, वो एक प्लांट से मिलता है जिसका नाम होता है एरिथ्रोजाइलम कोका या फिर कोका प्लांट, ठीक। एरिथ्रोजाइलम कोका, ठीक।
ओपियम पॉपी या फिर पापावर सोम्निफेरम। ओके, तो ये तीन है प्लांट्स जिससे ये तीनों ड्रग्स मिल रहे हैं। अब बात आती है कि ये जो ड्रग्स हैं ये एक्चुअली में हमारे बॉडी में कौन से रिसेप्टर्स के साथ बाइंड कर रहे हैं जो जिसकी वजह से ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस कॉज कर रहे हैं। देखते हैं ओफॉइड्स का। ओफॉइड जो है वो हमारी बॉडी में इसके रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं सीएनएस में एंड गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में, जीआई ट्रैक्ट में। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स के रिसेप्टर्स हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं और जो कोका एल्कालॉइड है वो डोपामीन रिसेप्टर्स के साथ इंटरफेयर करता है। इट इंटरफेयर्स विद डोपामीन रिसेप्टर। हमें पता है डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन, ठीक, तो ये इसके साथ इंटरफेयर करता है, इंटरफेयर्स विद डोपामीन रिसेप्टर्स। ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। ओके, अब मैं बोलता हूँ ये इनके साथ इंटरफेयर कर रहे हैं, इनके साथ बाइंड कर रहे हैं, तो होता क्या है इनके बाइंडिंग से, देखते हैं क्या होता है, एक एक करके देखते हैं। जो ओफॉइड्स हैं वो क्या रिस्पॉन्स कॉज करते हैं, दे आर यूज्ड एज पेन किलर, तो वो पेन को कम कर देते हैं, एक टेम्पोररी कामनेस कॉज करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, तो ये पेन किलर्स हैं और ये टेम्परेरी कामनेस कॉज करते हैं, नंबनेस कॉज करते हैं। ठीक है, कैनाबिनॉइड्स जो है वो इंक्रीज सेंस ऑफ एनर्जी तो कॉज करते ही हैं, लेकिन वो भी टेम्परेली फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस कॉज करते हैं। ठीक है, ये भी कामनेस, ठीक है, इंक्रीज एनर्जी, हालांकि इंक्रीज एनर्जी उसका भी काम है, लेकिन इसका हम बोल सकते हैं कामनेस कॉज कर रहा है। ठीक है, या हैप्पीनेस भी बोल सकते हैं। ओके, और जो एरिथ्रोथैलम कोका है वो इंक्रीज सेंस ऑफ एनर्जी कॉज करता है, इंक्रीज एनर्जी एंड हैप्पीनेस, क्योंकि डोपामीन हैप्पी हार्मोन है तो ये भी हैप्पीनेस ही कॉज करेगा। ठीक है, ओके, तो ये हो गया हमारे तीनों ड्रग्स, वो कौन से प्लांट से एक्सट्रैक्ट होते हैं, उनके रिसेप्टर्स क्या है, उनके रिस्पॉन्सेज क्या है। और अगर मैं थोड़ा सा और बातें बताता हूँ इनके बारे में, तो देखते हैं क्या है उनके बारे में और बातें। ठीक है, ऊपर यहाँ पे लिखते हैं और भी चीज़ें लिखते हैं इनके बारे में। जैसे मैं ओफॉइड्स के बारे में बताऊं तो ओफॉइड्स जो है उनको मेनली बोलते हैं हम लोग स्मैक, और जो स्मैक है वो वाइट कलर का होता है, इसकी कोई स्मेल नहीं होती है, और इसको लिया जाता है बाय स्नॉटिंग, मतलब नाक से इसको खींचा जाता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो इट इज स्मैक। जो कोकेन है उसको हम कहते हैं क्रैक। ठीक है, इसको भी स्नॉटेड किया जाता है या फिर इंजेक्शन के थ्रू लिया जाता है। कैनबीज जो है इसको हम लोग लोकल लैंग्वेज में चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना बोलते हैं। ठीक है, चरस, गांजा, हशीश, मैरिजुआना। ठीक है, तो ये सब इनके लोकल नेम्स है, कॉमन नेम्स है, जिनके नाम से ये लोग बिकते हैं। ओके, अब अगर मैं बात करता हूँ स्मैक की, तो स्मैक जो है उसमें हम बोल सकते हैं मॉर्फिन आता है और हेरोइन आता है, और जो हेरोइन होता है उसको हम कहते हैं डाई एसिटिल मॉर्फिन। ठीक है, मतलब कि अगर हम मॉर्फिन की एसिटिलेशन कर दें तो बन जाएगा हेरोइन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। और जो कैनाबिनॉइड्स होते हैं वो जनरली स्पोर्ट्स पर्सन उसको एक्सप्लॉइट करते हैं या फिर उसका माल यूजेज करते हैं। ठीक है, एक्सप्लॉइटेड बाय स्पोर्ट्स पर्सन। ठीक है, या फिर मिसयूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन, अब्यूज्ड बाय स्पोर्ट्स पर्सन।
ठीक है, तो ये चीज़ है हमारे तीनों ड्रग्स जो हमको पढ़ने थे। ठीक है, इसके बाद कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स आते हैं जैसे कि अल्कोहल यूज़, ठीक है, अल्कोहल अब्यूज़, अल्कोहल एडिक्शन, और उसके बाद कि एडिक्शन जो है वो क्या होता है, वो कैसे उससे बचा जाए, वो सारे सोसाइटल टॉपिक्स हैं। वो मैं तुम लोगों को नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा बायोलॉजी देखने वाली नहीं है, वो तुम लोग का होमवर्क है, वो तुम लोग खुद से कर लेना, है ना। और इतना मैंने पढ़ा दिया है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है विद रिस्पेक्ट टू बोर्ड्स एज वेल एज कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स। ठीक है, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में जिसमें हम कुछ और टॉपिक्स कवर करेंगे विच इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर बोर्ड एग्ज़ाम्स। ओके, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए साई एस्ट्रा और करें अपने IIT and NEST का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।